411 षड्यंत्र, ड्रैगन दफन रसातल भनभन भनभन। पलक झपकते ही लू मिंग, हुआंग चिक्शुआन, जुआन फैंग, बू फीफान और सन चू शून्य में खड़े हो गए, एक दूसरे का सामना करते हुए कुछ देर के लिए रुक गए। बाकी लोग अभी भी लड़ रहे थे। हुआंग चिक्शुआन, तुम दिन रात बेखौफ होती जा रही हो, है ना? क्या तुम फिर से पिटना चाहती हो? लू मिंग ने हुआंग चिक्शुआन को नाखुशी से देखा। बच्चे, इतना घमंडी मत बनो। हुआंग चिक्शुआन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा को संकुचित करके अपने दांतों की जगह लगा ली ताकि बोलते समय गलती होने से उत्पन्न होने वाली असहजता से बचा जा सके। एक तरफ बू फीफान और सन चू गंभीर भावों से लू मिंग को देख रहे थे। हुआंग चिक्शुआन की दयनीय स्थिति का उन्हें पता चल ही गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लू मिंग ने पीटा हो? अगर ऐसा था तो उन्हें लू मिंग की दोबारा जांच करनी होगी। सब लोग, ये बदमाश बहुत ही शातिर है। इसके पास एक ऐसा गुप्त हथियार है जिससे बचाव करना नामुमकिन है। इसके गुप्त हथियार से मुझ पर हमला हुआ। मेरा सुझाव है कि पहले हम सब मिलकर इस बदमाश को मार गिराएं, फिर हम ड्रैगन स्केल के लिए लड़ेंगे। हुआंग चिक्शुआन ने ठंडे स्वर में कहा। हे, सचमुच? लू मिंग ने अचानक डंडान को थपथपाया। भन भन, यह उड़कर बाहर आया और हुआंग चिक्शुआन की ओर जा टकराया। तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? हुआंग चिक्शुआन दहाड़ा। वो इतना क्रोधित था कि उसके शरीर के अंदरूनी अंगों से खून बहने लगा। लू मिंग ने सामान्य ज्ञान के अनुसार चाल नहीं चली। बहस में हारने पर उसने तुरंत कार्रवाई की। ये कैसी बात थी? हुआंग चिक्शुआन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और हताशापूर्वक विरोध किया। लेकिन टकराना, डंडन ने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया था। उसका चेहरा, जो कुछ हद तक बेहतर था, फिर से कुत्ते की गंदगी जैसा हो गया था। आह, धत तेरे की! हुआंग चिक्शुआन पागलों की तरह चिल्लाया, मानो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। इतनी बार चेहरे पर चोट लगने के बाद हुआंग चिक्शुआन को लगा जैसे वह पागल हो रहा हो। फुफ फुफ फुफ, बू फीफान, सन चू और बाकी सभी चौंक गए। लू मिंग का पत्थर का अंडा बहुत ही विचित्र था। यह अप्रत्याशित रूप से प्रकट और गायब हो जाता था और हर तरह के ऊर्जा हमलों को बेअसर कर सकता था। इससे बचाव करना असंभव था। जब उन्होंने लू मिंग की ओर देखा तो उनकी निगाहें बेहद गंभीर थीं। सभी लोग, अब जब हुआंग चिक्शुआन घायल हो गया है तो उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई है। क्यों न हम सब मिलकर पहले हुआंग चिक्शुआन को मार डालें? इससे हमारा एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाएगा। लू मिंग ने जोर से कहा। सन चू, बू फीफान और अन्य लोग हुआंग चिक्शुआन को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। लू मिंग सही था। अगर वे पहले एक व्यक्ति को मार देते तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती। लू मिंग को मारने की बात करें तो हालांकि वे ऐसा करना चाहते थे, लेकिन उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। अगर लू मिंग के पत्थर के अंडे से उन्हें चोट पहुंचती तो यह अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों की घूरती निगाहों को देखकर हुआंग चिक्शुआन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह चीखा और 100 मीटर पीछे हट गया। बू फीफान, लू मिंग और अन्य लोगों को सावधानी से देखता रहा। लू मिंग की आंखों में बेहद शत्रुता थी। वह वास्तव में हुआंग चिक्शुआन से छुटकारा पाने का मौका ढूंढ रहा था। अरे, ये क्या बकवास है? मदद करना! इसी क्षण लड़ाई में शामिल लोगों में से किसी ने अचानक डर के मारे चीख मारी। लू मिंग और बाकी लोग चौंक गए और वे उधर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। भूमिगत गुफा के आसपास से रक्तमय ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं उठ रही थीं। रक्तमय ऊर्जा के उठने से उनकी नाक में खून की दुर्गंध घुस आई। जमीन पर अचानक अजीबोगरीब आकृतियां उभर आईं। चौंकाने वाली बात यह थी कि खून जैसे लाल रंग के तंतु जमीन से बाहर निकले और कुछ विशेषज्ञों को जकड़ लिया। विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वे खुद को छुड़ाने में असमर्थ रहे। वे खून जैसे लाल रंग के तंतुओं से कसकर बंधे हुए थे। आह, मेरा खून! जो लोग उसमें फंस गए थे वे दहशत से चीखने लगे क्योंकि उन तंतुओं द्वारा उनका खून चूसा जा रहा था। महज 1 दर्जन सांसों में 1 दर्जन लोगों का सारा खून चूस लिया गया और उनकी अस्वाभाविक मौत हो गई। सभी को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और उनके दांत बजने लगे। अजगर की गुफा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने बाहर देखी गई बड़ी संख्या में लाशों के बारे में सोचा। उन शवों का भी सारा खून चूस लिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे उनके सामने की स्थिति थी। ये सब कैसे हुआ? यह क्या था? भन 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 भन, जमीन पर बने पैटर्न चमकने लगे और टेंटेकल्स की संख्या बढ़ने लगी। और भी लोग फंस गए थे। भागो भागो, ये शैतानी धरती है। दौड़ना! कई लोग डर के मारे चीखने लगे और भागने लगे। चलो, हम भी इस जगह को छोड़ देंगे।
बू फीफान, सन चू और अन्य लोगों ने दांत पीसकर पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि ड्रैगन का शल्क अनमोल था, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए जीवित रहना आवश्यक था। ये जगह बहुत ही अजीब थी। अगर वो इसे यहीं छोड़ देता और अपनी जान गंवा देता तो यह व्यर्थ होता। आज आप में से कोई भी यहां से नहीं जा पाएगा। इसी क्षण एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। भन 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 भन। भूमिगत गुफा की दीवारों पर अचानक आकृतियां प्रकट हुई। ये आकृतियां काले वस्त्र पहने हुए थी और दीवारों पर बने गड्ढों में छिपी हुई थी। किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। उनकी संख्या लगभग 100 थी। प्रकट होते ही उन्होंने अपने हाथों से प्रकाश की किरणें जमीन पर फेंकी। जमीन पर बनी आकृतियां तेजी से चमक उठी। फिर जमीन से खून के रंग के और भी टेंटेकल्स निकले, जिन्होंने सभी के पीछे हटने का रास्ता रोक दिया। वहां कम से कम कुछ हजार तंबू थे जो बेतहाशा हिल रहे थे और समूह को अपने चारों ओर लपेटने की कोशिश कर रहे थे। इस बार 50 से 60 लोग उन तंतुओं की चपेट में आ गए। वे डर से चीखने लगे क्योंकि उनका सारा खून चूस लिया गया था। उनका सारा खून चूस लेने के बाद जमीन से और भी अधिक तंतु निकल आए। यह एक शिलालेख संरचना है। आप कौन हैं? बू फीफान ने अपनी कृपान घुमाई और जलती हुई कृपान की रोशनी ने 5 या 6 तंतुओं को काट दिया। हालांकि जो टेंटेकल्स काट दिए गए थे वे जल्दी ही वापस उग आए। आपने जिस भव्य अंतिम संस्कार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इतनी मेहनत की है, उसे आप कैसे तोड़ सकते हैं? ठंडी आवाज फिर से गूंजी। अंधेरे की दिशा से खून जैसे लाल रंग का चोला पहने एक युवक बाहर आया। खून से सटी पोशाक पर एक सजीव दिखने वाले रक्त ड्रैगन की कढ़ाई की गई थी। उस युवक का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और वो बेहद भयावह दिख रहा था। बोलो, तुम कौन हो? बू फेफान चिल्लाया। हे, चूंकि आज तुम्हारी मृत्यु यहीं होने वाली है, तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। हम ड्रैगन के दफन रसातल से आए हैं। रक्त से लथपथ युवक मुस्कुराया। क्या क्या आप लोग ड्रैगन दफन रसातल से आए हैं? बू फीफान और अन्य लोगों ने अविश्वास से कहा। ऐसा नहीं था कि दूसरी पार्टी बहुत शक्तिशाली थी। इसके विपरीत ड्रैगन दफन खाए प्राचीन बंजर शहर की तरह ही हमेशा से बहुत रहस्यमय रही थी। हालांकि समय समय पर कोई अद्वितीय विशेषज्ञ प्राचीन बंजर शहर से बाहर निकलता था। हालांकि ड्रैगन दफन रसातल अलग था। इससे बहुत कम विशेषज्ञ निकले थे। अतीत में ड्रैगन दफन रसातल से कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति एम्पायरियन स्वर्ग के दिव्य रक्षकों के चयन में शामिल नहीं हुआ था। इसलिए ड्रैगन दफन रसातल की वास्तविक शक्ति को कोई नहीं समझ पाया था। इसे मोटे तौर पर एक बड़े क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस बार ड्रैगन दफन रसातल से न केवल लोग प्रकट हुए, बल्कि उन्होंने उन्हें मारने के लिए एक विशाल सैन्य घेरा भी बना लिया था। इसलिए उनका इतना चौंक जाना स्वाभाविक था। असंभव! आप लोग अंदर कैसे गए? सुन चू चिल्लाए। जब वे अंदर दाखिल हुए तो उन्हें स्पष्ट रूप से ड्रैगन दफन रसातल से कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा खून से लथपथ युवक की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ये संरचना बहुत पहले ही तैयार कर ली थी। हाँ, कितनी भोली हो तुम! क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन की गुफा में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है? रक्त से लथपथ युवक ने उपहास किया। मैं आपको बता दूं, ड्रैगन की गुफा के प्रकट होने का कारण भी हम ही थे। हमने ड्रैगन की गुफा के शिलालेखों को इसलिए समझा ताकि आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित कर सकें। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता और तुम्हारा खून नहीं सोख लेता, मेरी ड्रैगन की दिव्य भक्षण तकनीक पूरी हो जाएगी। मैं इस बार के डिटेन दिव्य रक्षक चयन में 4 स्वर्गों के दिव्य रक्षकों में से एक बनूंगा और ड्रैगन दफन रसातल को शिखर तक ले जाऊंगा। हा। रक्त से लथपथ युवक हंस पड़ा। सब कुछ एक जाल था, हर चीज एक जाल थी। अंततः सभी को समझ आ गया कि यह सब ड्रैगन दफन रसातल के लोगों द्वारा बिछाया गया एक जाल था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि ड्रैगन के दफन रसातल में रहने वाले लोगों ने किस विधि का प्रयोग किया था, लेकिन ड्रैगन का मांद उन्हीं के कारण प्रकट हुआ था। इसका कारण यह था कि ड्रैगन दफन रसातल से आया ये प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने दिव्य कौशल को विकसित करने के लिए उनके रक्त का उपयोग करना चाहता था। क्या तुम्हें मेरा खून चाहिए? सपने देखते रहो। हुआंग चिक्शुआन दहाड़ा, उसकी भुजाएं कांप उठी और उसने स्कारलेट स्लैश का प्रयोग किया। एक ही वार में 1 दर्जन से अधिक टेंटेकल्स कट गए। दुर्भाग्यवश ये बेकार था। टेंटेकल्स तुरंत बन जाते थे। हाँ, कोई फायदा नहीं। मैंने जो योजना बनाई है वो अचूक है। तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। रक्त से लथपथ युवक ने उपहास किया। आइए मिलकर एक ही दिशा में आगे बढ़ें। जुआन फैंग, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला, ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। बू फेफान और सुन चू दोनों ने सिर हिलाया। लू मिंग ने भी सिर हिलाया।
ठीक है, तो चलिए हमला करते हैं। हुआंग चिक्शुआन दहाड़ी और फीनिक्स विंग स्लैश का इस्तेमाल करते हुए निकास की दिशा में दौड़ पड़ी। भनभनाहट, सरसराहट, तलवार की रोशनी, कृपान की रोशनी, मुट्ठी की ताकत, भाले की रोशनी, वे सब एक साथ जमा हुए और बाहर निकलने के रास्ते की ओर दौड़े। पलक झपकते ही 100 से अधिक तंतु नष्ट हो गए। इससे पहले कि वे अपनी स्थिति सुधार पाते, वे पहले ही कुछ 100 मीटर की दूरी तय कर चुके थे। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उनकी संरचना को नियंत्रित करो और उन्हें रोक दो। रक्त से लथपथ युवक का चेहरा गुस्से से चिल्लाते हुए बदल गया। ड्रैगन समाधि कुंड से लगभग 100 युवक एक साथ चिल्लाए। उनकी वास्तविक ऊर्जा उमड़ पड़ी और उनके हाथों में मंत्र प्रकट हुए, जिन्हें उन्होंने फिर जमीन में गाड़ दिया। देखते ही देखते लू मिंग और बाकी लोगों के आसपास के क्षेत्र से और भी कई टेंटेकल्स निकल आए। वे घनी संख्या में थे और उनके चारों ओर लिपटते चले गए। अगर वे मिलकर भी काम करते तो भी वे बाहर नहीं निकल पाते। मारना, मर जाओ, खून से लथपथ युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा और सेना की पंक्ति में घुस गया। उसकी शारीरिक तकनीक किसी भूत की तरह थी, जो टेंटेकल्स के बीच चमकती हुई दिखाई देती थी, लेकिन टेंटेकल्स ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मरना, रक्त से लथपथ युवक का पंजा खून की तरह लाल था और उसका निशाना हुआंग चिक्शुआन था। हुआंग चिक्शुआन स्पष्ट रूप से घायल था, इसलिए उसे पहले उससे निपटना पड़ा। हुआंग चिक्शुआन दहाड़ी और फीनिक्स विंग स्लैश का इस्तेमाल करते हुए खून से लथपथ युवक के पंजे से टकरा गई। धमाका, हुआंग चिक्शुआन का शरीर कांप उठा और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। खून से लथपथ युवक का शरीर पलक झपकते ही खून जैसे लाल तंतुओं में गायब हो गया। बू फीफान और अन्य लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भन 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 भन, पलक झपकते ही खून से लथपथ वह युवक हुआंग चिक्शुआन के पीछे प्रकट हुआ। उसके खून से सने पंजे किसी रक्त ड्रैगन के पंजों की तरह हुआंग चिक्शुआन को जकड़ने लगे। हुआंग चिक्शुआन ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। ये कहना ही होगा कि रक्त से लथपथ युवक की अपनी ताकत बेहद भयावह थी, जो अपने चरम पर मौजूद हुआंग चिक्शुआन से किसी भी तरह कम नहीं थी। हुआंग चिक्शुआन उसका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था, और उसके चारों ओर लिपटी हुई टेंटेकल्स के कारण हुआंग चिक्शुआन पूरी तरह से नुकसान में था। कुछ लगातार चालों के बाद हुआंग चिक्शुआन का शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। इसी क्षण एक तंतु हुआंग चिक्शुआन के चारों ओर लिपट गया। तोड़ना, हुआंग चिक्शुआन दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह केवल कुछ ही तंतुओं से मुक्त हो सका। उसके चारों ओर और भी तंतु थे जो उसे जकड़ चुके थे। नहीं, मुझे बचाओ, हुआंग चिक्शुआन घबरा गई और दहशत में चिल्ला उठी। काटो काटो, बू फीफान, संचू और अन्य लोगों ने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आमतौर पर वे दूसरे पक्ष की मौत की कामना करते थे, लेकिन अब वे सभी एक ही नाव में सवार थे। एक कम व्यक्ति का मतलब एक कम बल था। अगर आप अब भी उसे बचाना चाहते हैं, तो पहले अपना ख्याल रखें। खून से लथपथ युवक ने उपहास किया, उसकी आकृति चमकी और वह बू फीफान की ओर दौड़ा। दोनों के बीच कुछ दांव पेच चले, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जीता। आह! हुआंग चिक्शुआन चीख उठा। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ रहा था और उसका खून चूसा जा रहा था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! हुआंग चिक्शुआन अनिच्छा और भय से भरी हुई दहाड़ उठी। कुछ सांसों के बाद उसकी चीख अचानक बंद हो गई और वह एक सूखे हुए शव में बदल गया। सुपर रीजन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, एक दुर्लभ 4 युद्ध प्रतिभा का धनी हुआंग चिक्शुआन इसी स्थान पर मर गया और एक सूखे शव में बदल गया। आह! आह! चारों ओर से चीखें सुनाई दे रही थीं। उस समय तक सैकड़ों लोगों में से 100 से भी कम लोगों की मौत हो चुकी थी। युवा विशेषज्ञों का अधिकांश रक्त शरीर में समा चुका था। इतने सारे युवा प्रतिभावानों का रक्त सोखने के बाद भव्य अंतिम संस्कार प्रणाली की शक्ति और भी भयावह हो गई थी। पूरी गुफा रक्त लाल तंतुओं से भर गई थी। इस समय वे तंतु वास्तव में आपस में मिल रहे थे। उन तंतुओं की शक्ति और भी भयावह थी। यहां तक कि लू मिंग और उसके साथियों को भी उन्हें हराने में मुश्किल हुई। बाकी बचे लगभग 100 युवकों को भी पलक झपकते ही उन तंतुओं ने जकड़ लिया। जैसे जैसे भव्य अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और अधिक उन्मादपूर्ण होती गई, दर्दनाक चीखें गूंजती रहीं। संरचना में केवल लू मिंग, बू फीफान, सुनचू और हुआन फैंग बचे थे। इस समय बू फीफान और सुनचू भयभीत थे। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं, जबकि जुआन फैंग का चेहरा भावहीन था। हाँ, अब सिर्फ तुम चारों ही बचे हो, तुम सब मर सकते हो। रक्त से लथपथ युवक हंस पड़ा। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं।
अचानक लू मिंग मुड़ा और एक कदम आगे बढ़ा। ये कदम निकास की दिशा में नहीं, बल्कि निकास की विपरीत दिशा में, घोर अंधकार की दिशा में था। धमाका। 7 से 8 तंतु चकनाचूर हो गए। लू मिंग तेजी से आगे बढ़ा और अपना लंबा भाला निकाला। वायु और अग्नि की संयुक्त शक्ति ने उसकी ओर आ रहे तीनों तंतुओं को नष्ट कर दिया। आप क्या कर रहे हो? बू फीफान दहाड़ा। नाजुक मौके पर लू मिंग सचमुच विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। अगर वह मौत को गले लगा रहा होता तो भी ठीक था, लेकिन उनकी ताकत कमजोर हो चुकी थी। सन चू का चेहरा भी बेहद विकृत था। केवल जुआन फैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। यहां तक कि खून से लथपथ युवक भी स्तब्ध रह गया। क्या ये बच्चा बेवकूफ है? खून से लथपथ युवक ने व्यंग्य किया। स्वर्ग का पथ तार। लू मिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और अंदर की ओर तेजी से बढ़ता रहा। उस बच्चे की चिंता मत करो, हम पूरी रफ्तार से हमला करेंगे। बू फेफान गुस्से से चिल्लाया। वे तीनों मिलकर काम करते रहे और बाहर की ओर दौड़ते रहे। वो बदमाश तो हमला करने ही वाला है। ये बहुत खतरनाक जगह है और उसका तो बस अंत ही है। अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन को नियंत्रित करो और उन तीनों लोगों से निपटो। रक्त से लथपथ युवक ने निर्देश दिया। उस समय ड्रैगन दफन कुंड से 100 से अधिक युवकों ने ग्रैंड फॉर्मेशन को नियंत्रित किया और बू फीफान और अन्य लोगों की ओर और अधिक टेंटेकल्स भेजे। इस तरह लू मिंग के सामने मौजूद टेंटेकल्स की संख्या कई गुना कम हो गई और दबाव काफी हद तक कम हो गया। धमाका। धमाका। लू मिंग ने एक के बाद एक कई स्वर्ग पथ के हथेली के निशान बनाए, जिससे उसके सामने मौजूद असंख्य टेंटेकल्स कुचल गए। लू मिंग पूरी गति से आगे बढ़ा। लू मिंग घेरे से बाहर निकलकर अंधेरी जगह में प्रवेश करने ही वाला था। खून से लथपथ युवक की आंखों में चमक आ गई और वह बुदबुदाया, नहीं, इस बच्चे का व्यवहार अजीब है। शायद उसके पास कोई सहारा हो, पहले उसे रोको। पलक झपकते ही खून से लथपथ उस युवक का शरीर भूत की तरह गायब हो गया। कुछ ही पलों में वो लू मिंग के सामने प्रकट हो गया। यहां रहें। रक्त से लथपथ युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपना खून से सना हुआ पंजा लू मिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। तेज हवा सीटी बजा रही थी और उसमें खून की गंध भरी हुई थी। वुश। लू मिंग ने अपना लंबा भाला आगे बढ़ाया और वह खून जैसे लाल पंजे की चमक से टकरा गया। एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न हुई और लू मिंग 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। भाड़ में जाओ, लू मिंग चिल्लाया और 1 कदम आगे बढ़ा। मैंने पहले भी कहा है, आप में से कोई भी इस संरचना को नहीं छोड़ सकता। आप सभी मेरे लिए पोषण बनेंगे और दिव्य तकनीक को विकसित करने में मेरी मदद करेंगे। रक्त से लथपथ युवक ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसने अपने रक्त लाल पंजे से प्रहार किया और लू मिंग के पैर पर वार किया। फिर वे दोनों 3 कदम पीछे हट गए। दंडन। लू मिंग ने अचानक पत्थर के अंडे को थपथपाया। भन भन। दंडन मुड़ा और उसका आकार एक मानव सिर के बराबर हो गया और वह आगे की ओर उड़ने लगा। जैसे ही दंडन बाहर निकली, उसके चारों ओर मौजूद टेंटेकल्स ने उसे जकड़ लिया। इस मामले में अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। तुम चाहे जो भी तरीके अपनाओ, सब समय की बर्बादी है। गू। पहले तो खून से लथपथ युवक ने ठंडी सांस ली और शांत व संयमित रहा, लेकिन अगले ही पल वो घबराहट में चीख उठा, क्योंकि डंडन ने उन टेंटेकल्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उनके बीच से होते हुए सीधे खून से लथपथ युवक के चेहरे की ओर बढ़ गया। रक्त से लथपथ युवक ने अपनी पूरी ताकत से बचाव किया, लेकिन अंत में वह मारा गया। टकराना। खून से लथपथ युवक का चेहरा कुत्ते के मल के ढेर में पटक दिए जाने पर खून तेजी से बाहर निकला। रक्त से लथपथ युवक दहाड़ा। उसका शरीर तेजी से चमका और वह लू मिंग से दूरी बनाए रखते हुए दहाड़ा, धिक्कार है, धिक्कार है। विशाल संरचना पर नियंत्रण करो और उसे मार डालो। हुआ लाला। उन तंतुओं का एक हिस्सा लू मिंग की ओर तेजी से बढ़ा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और पूरी शक्ति से आगे बढ़ा। स्वर्गीय पथ ताड़ और 9 ड्रैगन स्वर्ग स्टॉम्पिंग चरणों को क्रमानुसार निष्पादित किया गया। इससे पहले, चूंकि उसके अधिकांश टेंटेकल्स का इस्तेमाल बू फीफान और अन्य 2 से निपटने में किया जा चुका था, इसलिए उसके टेंटेकल्स अपेक्षाकृत कमजोर थे और उसने तुरंत एक मार्ग बना लिया। बैंग बैंग बैंग। उसके तंतु फट गए और लू मिंग पलक झपकते ही हजारों मीटर दूर जा गिरा। वो पहले से ही घोर अंधेरे वाले इलाके के करीब पहुंच चुका था। जब वो करीब पहुंचा तो उसने एक गहरी खाई देखी। गुफा का दूसरा छोर वास्तव में एक गहरी खाई थी। वो अथाह खाई घोर अंधेरी थी और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना असंभव था। चारों ओर काली धुंध छाई हुई थी, जिससे वो बेहद भयावह लग रही थी।
वूश वूश वे तंतु उन्माद में लू मिंग की ओर झपट पड़े। उनकी संख्या पहले से कई गुना अधिक थी। बदमाश, नरक में जाओ। रक्त से लथपथ उस युवक की आंखें अत्यंत निर्मल थीं। हे, लू मिंग ने व्यंग्य करते हुए लात मारी। उसके सामने बचे आखिरी टेंटेकल्स को उसने सीधे कुचल दिया। फिर वो उछलकर खाई में कूद गया। धत तेरी की! रक्त से लथपथ युवक की आकृति अचानक प्रकट हुई और खाई के किनारे पहुंच गई। उसने भय से खाई की ओर देखा, लेकिन उसका पीछा करने का साहस नहीं हुआ। भन 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 भन, रक्त से लथपथ युवक के बगल में काले वस्त्र धारण किए दो आकृतियां प्रकट हुईं। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? यह आदमी खाई में कूद गया है, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? काले वस्त्र पहने हुए व्यक्तियों में से एक ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, ये खाई ड्रैगन की मांद में सबसे खतरनाक जगह है। अगर मैं ड्रैगन की भक्षण करने वाली दिव्य तकनीक का अभ्यास भी कर लूं, तब भी अंदर जाने पर मेरी मौत हो जाएगी। यह आदमी भी अगर अंदर कूदेगा तो निश्चित रूप से मर जाएगा। बात बस इतनी है कि इस खाई में उसका मरना बहुत आसान है। रक्त से लथपथ युवक ने ठंडे स्वर में कहा। अब पूरी ताकत से हमला करो और उन तीनों को मार डालो। खून से लथपथ उस युवक ने बू फीफान और अन्य दो लोगों की ओर इशारा किया। हाँ हाँ, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उत्तर दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर संरचना को नियंत्रित किया। लू मिंग को ऊपर क्या हो रहा था, इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो खाई में कूद गया और अचानक उसे एक तीव्र बल का आभास हुआ। उसका शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। हुहु, हवा के झोंके उसके कानों के पास से गुजरे और काले कोहरे ने उसे घेर लिया। काले कोहरे के बीच से लू मिंग को एहसास हुआ कि खाई बहुत चौड़ी थी। ये बहुत गहरा भी था। लू मिंग कम से कम दसियों हजार मीटर नीचे गिरा, तब जाकर उसे अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। बल गायब हो गया और वो फिर से हवा में उड़ने लगा। लू मिंग ने अपनी ऊर्जा का संचार किया और गिरने से खुद को रोक लिया। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। लगभग 1000 मीटर की दूरी तय करने के बाद वे अंततः तल तक पहुंच गए। कच्चा, जब लू मिंग ने जमीन पर कदम रखा तो चटकने की आवाज आई। लू मिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और थोड़ा हैरान रह गया। जमीन पर सफेद हड्डियां पड़ी थीं, मानव हड्डियां। लू मिंग ने एक नजर डाली और चौंक गई। जमीन सफेद हड्डियों से ढकी हुई थी। ये पता नहीं था कि वहां कितनी हड्डियां थीं। इसके अलावा वे सभी मानव रूप में थे। क्या ऐसा हो सकता है कि अनगिनत वर्षों से इस स्थान पर प्रवेश करने वाले सभी मानव योद्धा सफेद हड्डियों में परिवर्तित हो गए हों? लू मिंग मन ही मन सोचने लगा और उसका दिल भारी हो गया। उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और हर समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करता रहा। आसपास का वातावरण एकदम शांत था, एक भी आवाज नहीं थी। जमीन पर पड़ी सफेद हड्डियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो लू मिंग नरक की खाई में आ गया हो। 9 ड्रैगनों का वंशज इस जगह को लेकर बेहद उत्साहित है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो 9 ड्रैगनों के वंशज को आकर्षित कर रहा है। चलिए खोजबीन करते हैं। लू मिंग ने विचार किया और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लू मिंग ने अपनी आवश्यक ऊर्जा एकत्रित की और सफेद हड्डियों को नजरअंदाज करते हुए हवा में चलने लगा। कुछ हजार मीटर आगे बढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वो इसी क्षण अचानक पूरी दुनिया में एक तेज हवा चलने लगी। हवा ठंडी और उदास थी, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गर्जन! अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और एक काली परछाई भयानक गति से लू मिंग पर झपटी। लू मिंग चौंक गया। उसने अपना लंबा भाला निकाला और काली परछाई से टकरा गया। टकराना! एक जोरदार धमाका हुआ और लू मिंग को लगा जैसे समुद्र के पानी की तरह ऊर्जा का एक प्रवाह उसकी ओर उमड़ रहा हो। उसका शरीर कांप उठा और वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त का प्रवाह उथल पुथल हो रहा था। क्या ये सींगों वाला अजगर है? इस क्षण लू मिंग आखिरकार स्पष्ट रूप से देख सका कि उस पर हमला करने वाली काली छाया वास्तव में क्या थी। वो एक विशालकाय ड्रैगन था। उसके पेट पर अजगर के 5 पंजे थे और वह पूरी तरह से काला था। 5 पंजे, एक असली अजगर? नहीं, यह असली ड्रैगन नहीं है। अगले ही पल लू मिंग स्पष्ट रूप से देख सका कि असली ड्रैगन कोई भौतिक इकाई नहीं थी, बल्कि ऊर्जा से संघनित थी। इसका निर्माण एक काली ऊर्जा से हुआ था। यह ऊर्जा क्रूर, राक्षसी और दुष्ट आभा से भरी हुई थी। गर्जन! ब्लैक ड्रैगन का हमला चूक गया। वह गुस्से से दहाड़ा और लू मिंग पर झपटा। इसके आने से पहले ही यह अपने साथ एक तेज हवा लेकर आया, जो हवा में सीटी बजाती हुई बह रही थी। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं। लू मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और ब्लैक ड्रैगन से टकरा गया।
अगले ही पल लू मिंग का शरीर कांप उठा और वह तेजी से पीछे हट गया। शक्तिशाली, ये काला ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था। ये लू मिंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लू मिंग लड़ाई में देर तक नहीं रुका। वह मुड़ा और भाग गया। पीछा करते हुए काला अजगर दहाड़ उठा। गर्जन। लू मिंग अभी 100 मीटर भी नहीं दौड़ा था कि सामने से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। दर्जनों मीटर लंबा एक काला अजगर प्रकट हुआ और लू मिंग पर झपटा। दूसरा, आगे और पीछे से हमला करते हुए दोनों तरफ से घेर लिया गया। गरज गरज, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाईं और दाईं ओर से जोरदार दहाड़ें सुनाई दी और दो काले अजगर प्रकट हुए। लू मिंग के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह एक काले ड्रैगन का भी मुकाबला नहीं कर सकता था, 4 का तो दूर की बात है। इसके अलावा किसे पता था कि और भी होंगे या नहीं। मानो लू मिंग की बात की पुष्टि करते हुए दूर से लगातार कई गर्जनाएं सुनाई दी। कम से कम 1 दर्जन गर्जनाएं थीं। लू मिंग का चेहरा सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया। उसका मन किया कि वह खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार दे। वास्तव में वह यही चाहता था। उनकी दहाड़ के साथ ही 10 से अधिक काले विशालकाय ड्रैगन प्रकट हुए और लू मिंग को घेर लिया। अब मैं केवल 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा को ही आजमा सकता हूं। लू मिंग ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। अगले ही क्षण रक्त प्रकाश प्रज्वलित हुआ और 9 ड्रैगन वंश प्रकट हुए। गर्जन। 9 ड्रैगनों की वंशज प्रजाति प्रकट होते ही उसने काले ड्रैगनों पर दहाड़ मारी। काले ड्रैगन कांप उठे और रुक गए। वे भय से 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा को देखने लगे। ये कारगर है। लू मिंग की आंखें चमक उठी और वह बेहद खुश हो गया। इन काले ड्रैगनों का निर्माण निश्चित रूप से असली ड्रैगन से संबंधित था और 9 ड्रैगन तो असली ड्रैगन से भी ऊपर थे। जैसा कि अपेक्षित था, उनका इन काले ड्रैगनों पर निवारक प्रभाव पड़ा। गर्जन। इसी क्षण 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा दहाड़ी और उड़ उठी। उसके मुख से एक शक्तिशाली भस्म करने वाली शक्ति निकली और उसने एक काले ड्रैगन को अपने आगोश में ले लिया। काला अजगर भय से चीख उठा और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा। हालांकि 9 ड्रैगनों की वंशज तुरंत आगे बढ़ी और अपने पंजों से काले ड्रैगन की गर्दन पकड़ ली। फिर 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा ने जोरदार खिंचाव पैदा किया। कोहरे के बड़े बड़े टुकड़े बाहर निकलते ही ड्रैगन दहाड़ उठा। काले ड्रैगन का शरीर धुंध के इन गोलों से बना था। धुंध के ये गोले हवा में घूमते और लुढ़कते हुए बेहद भयावह लग रहे थे। दुष्ट ऊर्जा। धुंध के ये गोले दुष्ट ऊर्जा से बने थे। बैंग बैंग। 9 ड्रैगनों की रक्तरेखा ने एक बार फिर जोर लगाया और काले ड्रैगन के शरीर से एक विस्फोट हुआ, जिससे भारी मात्रा में कोहरा फैल गया। धुंध का गोला फट गया और काले ड्रैगन के शरीर से दूधिया सफेद गैस निकली। दूधिया सफेद रंग की वह गैस लगभग 1 मीटर लंबी थी और उसने अजगर का आकार ले लिया था। इस समय वह भय से कांप रही थी। क्या ये गू ड्रैगन का सार है? लू मिंग पहले तो अवाक रह गया, फिर वह बेहद खुश हो गया। ड्रैगन का सार एक सच्चे ड्रैगन का सार था। यह एक योद्धा की वास्तविक चीख ऊर्जा के समान था, लेकिन उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। ड्रैगन की शक्ति संसार की दुष्ट और घातक ऊर्जा को अवशोषित करके एक काले ड्रैगन का रूप धारण कर सकती थी। इसमें निश्चित रूप से एक वास्तविक ड्रैगन का सार समाहित था। ये किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक अनमोल खजाना था। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत करता है, तो इससे निश्चित रूप से उसकी साधना में बहुत तेजी से प्रगति होती है। लू मिंग के लिए तो यह और भी अधिक मूल्यवान था। उसने जिस वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक का अभ्यास किया था, वह ड्रैगन के आकार की जीवन शक्ति थी। यदि वह इस ड्रैगन सार को परिष्कृत कर पाता, तो वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक में निश्चित रूप से बहुत तेजी से प्रगति होती। हाँ, आत्मसात करो। लू मिंग ने 9 ड्रैगन की रक्तरेखा को नियंत्रित किया और एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति के साथ विस्फोट किया। 9 ड्रैगनों के वंश ने अपना मुंह खोला और 1 मीटर लंबे ड्रैगन सार को निगल लिया। जारी रखना। ये लू मिंग ने 9 ड्रैगन वंशों को नियंत्रित किया और अन्य काले ड्रैगनों पर झपट्टा मारा। हालांकि काले ड्रैगन बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन 9 ड्रैगन वंश के सामने वे बिल्ली के सामने चूहे जैसे थे। वे बुरी तरह डर गए और उनकी ताकत काफी कम हो गई। कुछ ही क्षणों में उनमें से एक को 9 ड्रैगन वंश ने पकड़ लिया और उसके बाहर की दुष्ट ऊर्जा टूट गई, जिससे भीतर छिपी ड्रैगन शक्ति प्रकट हो गई। 9 ड्रैगनों के वंश ने अपना मुंह खोला और चूसकर एक और ड्रैगन के सार को निगल लिया। फिर वह अगले वाले की ओर बढ़ गया। काले ड्रैगन भय से दहाड़े और भागने लगे। मेरी ड्रैगन शक्ति, भागने के बारे में सोचना भी मत। लू मिंग ने उनका पीछा किया। अचानक ही इस भूमिगत खाई में गर्जनाओं की एक श्रृंखला गूंज उठी।
आधे दिन बाद सब कुछ शांत हो गया। 18 ड्रैगन सार, कुल 18। लू मिंग की आंखें चमक रही थीं। वह एक पत्थर की दीवार पर पालथी मारकर बैठा था, उसका चेहरा उत्साह से दमक रहा था। उसने 18 काले ड्रैगन को मार डाला था और ड्रैगन के सार के 18 अंशों को पकड़ लिया था। फिर रुकने से पहले उसने ये सुनिश्चित करने के लिए दोबारा पीछे मुड़कर देखा कि वहां कोई और काला अजगर तो नहीं है। अब मैं असली युद्ध ड्रैगन तकनीक का अभ्यास शुरू करूंगा। लू मिंग की आंखें चमक रही थीं। उसने अपने 9 ड्रैगन वंश से ड्रैगन सार की एक हल्की सी धारा निकाली और वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। जब ड्रैगन का सार उसके नाड़ी तंत्र में प्रवाहित हुआ तो लू मिंग के शरीर में मौजूद आवश्यक ऊर्जा अचानक उत्तेजित हो उठी। इसने ड्रैगन के सार को अपने अंदर समाहित कर लिया और उसे आवश्यक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। पल भर में लू मिंग की मूल ऊर्जा और भी अधिक सजीव हो गई, मानो वहां छोटे छोटे असली अजगर हों, जीवंत और सजीव। उसकी वास्तविक ऊर्जा अधिक संघनित हो गई थी। ड्रैगन युद्ध की वास्तविक तकनीक को शीघ्र ही उन्नत किया गया। एक को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने दूसरे फिर तीसरे पर काम शुरू किया। लू मिंग द्वारा ड्रैगन एसेंस के 5 अंशों को परिष्कृत करने के बाद उसके शरीर में मौजूद आवश्यक ची ऊर्जा गर्जना करने लगी। ड्रैगन युद्ध तकनीक के सच्चे कौशल ने 5वें चरण से 6ठे चरण में प्रवेश कर लिया था। उसकी वास्तविक ऊर्जा सघन और घनी थी, जो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 7 गुना अधिक थी। ये काफी नहीं था। उन्होंने ड्रैगन के सार को और परिष्कृत करना जारी रखा। 2 दिन बाद शेष ड्रैगन सार को परिष्कृत कर लिया गया था। वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक ने एक और स्तर पार कर लिया था, 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। वास्तविक ची की सघनता सामान्य लोगों की तुलना में 8 गुना अधिक थी। इसके अलावा लू मिंग की साधना में भी एक पायदान की वृद्धि हुई थी और वह 8वें स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। वह 9वें मार्शल पूर्वज के स्तर से बस एक कदम दूर था। लू मिंग को ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर असीम शक्ति से भर गया है और उसकी मूल ऊर्जा अत्यंत सघन हो गई है। हाथ के एक इशारे से उसकी मूल ऊर्जा एक भाले की चमक में तब्दील हो गई और जमीन में जा घुसी, जिससे एक विशाल अथाह गड्ढा बन गया। लू मिंग द्वारा आवश्यक ची ऊर्जा से संघनित किया गया लंबा भाला एक साधारण चौथे स्तर के आध्यात्मिक हथियार के तुलनीय था। इसका कारण ये था कि लू मिंग की मूल ऊर्जा अत्यधिक संघनित थी। उसके द्वारा संघनित हथियार अत्यंत शक्तिशाली थे। इससे लू मिंग की युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई। ड्रैगन तकनीक के वास्तविक युद्ध कौशल को 2 स्तरों तक उन्नत कर दिया गया है। मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता निश्चित रूप से एक युद्ध प्रतिभा के स्तर पर है। लू मिंग सोचने लगा। ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक के 2 स्तरों ने लू मिंग की युद्ध शक्ति को एक सीमा पार करने और लेवल 5 फाइटर के स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी थी। अगर 5 लड़ाइयों की प्रतिभा को फैला दिया जाए तो ये लोगों को मौत के घाट उतार देगी। अब मैं हुआंग चिक्सुआन से लड़ूंगा। मैं उसे 3 ही चालों में मार सकता हूं। लू मिंग अपनी युद्ध क्षमता का आकलन कर रहा था। उनकी साधना का स्तर हुआंग चिक्सुआन के समान ही था, जो मार्शल पूर्वज स्तर के 8वें शिखर तक पहुंच चुका था। उनकी युद्ध क्षमता भी 5वें स्तर के युद्ध प्रतिभा के स्तर की थी, जबकि हुआंग चिक्सुआन केवल 4थे स्तर के युद्ध प्रतिभा के स्तर पर थे। लू मिंग की युद्ध क्षमता यान चिक्सुआन से एक स्तर ऊपर थी। उसे 3 ही वार में मार गिराना मुश्किल नहीं था। लू मिंग रुका और खड़ा हो गया। देखते हैं इस अथाह खाई में और क्या क्या है। लू मिंग इधर उधर घूमने लगा। वह खाई बहुत विशाल थी, दर्जनों मील चौड़ी। लू मिंग ने आधे दिन तक चारों ओर घूमकर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता था कि उन काले ड्रैगनों में से केवल 18 ही थे और उन सभी को लू मिंग ने मार डाला था। उन्हें वहां कोई अन्य जीवित प्राणी या आध्यात्मिक जड़ी बूटी नहीं मिली। वहां हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था। 1 घंटे बाद, अरे, वहां एक पत्थर का शिलालेख है। अथाह खाई की गहराई में लू मिंग ने एक दीवार पर पत्थर की नक्काशी देखी। पत्थर पर उकेरी गई यह आकृति 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी थी। इस पर एक असली अजगर उकेरा गया था। असल में असली ड्रैगन के शल्क 3 अलग अलग रंगों के थे। वाह, यह तो सचमुच एक अद्भुत शिलालेख है। लू मिंग ने पत्थर पर लिखे शिलालेख को देखा और आह भरी। यह असली अजगर सचमुच में वास्तविक प्रतीत होता था। यह पत्थर की दीवार में जड़े हुए एक असली अजगर की तरह था और इससे एक ऐसी राजसी आभा निकलती थी जो पूरी दुनिया को निगल सकती थी। धमाका! जैसे ही लू मिंग ने इसे देखा, उसके दिमाग में अचानक एक विस्फोट हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि आसपास का वातावरण बदल गया है। उसने पाया कि वह एक बादल के बीच में था, जो वास्तव में ज्वालाओं से बना था।
बादल में बिजली चमक रही थी और गरज सुनाई दे रही थी और हवा सीटी बजा रही थी। गर्जन। अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी। लू मिंग ये देखकर दंग रह गया कि 3 रंगों के शल्कों वाला एक असली अजगर बादलों में लोटपोट होकर नाच रहा था। वह 10,000 मीटर से भी अधिक लंबा था और उसके 5 अजगर जैसे पंजे थे। हवा में चलते हुए वह बेहद भयानक लग रहा था। एक असली अजगर। लू मिंग ने सचमुच एक असली अजगर देखा था। गर्जन। 3 रंगों वाले असली अजगर ने एक लंबी दहाड़ लगाई। पल भर में आकाश और पृथ्वी फट गए और एक लंबी दरार दिखाई दी। लू मिंग को अपने दिमाग में हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई जानकारी उसके दिमाग में तेजी से आ रही हो। अगले ही पल दुनिया बदल गई और असली ड्रैगन गायब हो गया। लू मिंग को एहसास हुआ कि वह अभी भी खाई में है और पत्थर की दीवार पर बनी नक्काशी को देख रहा है। क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक भ्रम था? नहीं, मेरे दिमाग में एक नई जानकारी आई है। ये सच है। लू मिंग ने बुदबुदाया। फिर उसने अपने दिमाग में मौजूद जानकारी को व्यवस्थित करना शुरू किया। ड्रैगन देवता के 3 परम तत्व। उसके मन में जो संदेश आया वह ड्रैगन गॉड के 3 परम सिद्धांतों नामक एक मार्शल तकनीक थी। ये भाले से लड़ने की तकनीक थी। भाला तकनीक। लू मिंग की आंखें चमक उठीं। अब उसके सबसे शक्तिशाली हमले 9 ड्रैगन स्वर्ग प्रहार चरण और स्वर्गीय पथ हथेली थे। उसकी भाला तकनीक सबसे कमजोर थी। वह हमेशा से भाले की तकनीक का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन भाले की तकनीकें तलवार, कृपाण, मुक्केबाजी और हथेली की तकनीकों की तुलना में कहीं कम वांछनीय थीं। उसे कोई उपयुक्त तकनीक नहीं मिल पाई थी। अब उसने असली ड्रैगन स्टोन शिलालेख से जो भाला चलाने की कला प्राप्त की थी, वह कैसी थी? लू मिंग इसे पढ़ने के लिए बेताब था। इस जानकारी में दर्ज है कि ड्रैगन गॉड के 3 परम तत्व लेई जू नामक एक सच्चे ड्रैगन द्वारा बनाए गए थे। लू मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान से उसका अध्ययन किया। आधे घंटे बाद लू मिंग ने अपनी आंखें खोली। अद्भुत, ये सचमुच अद्भुत है। लू मिंग की आंखें आश्चर्य से भर उठीं। अभिलेखों के अनुसार ड्रैगन देवता के 3 परम स्वरूपों को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के 3 प्रकार के भावभंगिमा क्षेत्रों की समझ आवश्यक थी। इसके अलावा इसे उच्चतम स्तर तक विकसित करने के लिए तीनों प्रकार के भावभंगिमा क्षेत्रों का पुनर्तः एक साथ समाहित होना आवश्यक था। नियंत्रण बल से ऊपर आशय का क्षेत्र था। वे वायु, अग्नि और वज्र के भावात्मक क्षेत्र थे। केवल इन तीनों भावात्मक क्षेत्रों को समझकर और उन्हें एक में विलीन करके ही कोई ड्रैगन देवता के तीनों परम गुणों को उच्चतम स्तर तक प्राप्त कर सकता था। हालांकि इसे विकसित करने से पहले 3 इरादों को समझना आवश्यक नहीं था। अभिलेखों के अनुसार एक इरादे को समझने के बाद भी इसे विकसित किया जा सकता था, लेकिन शक्ति बहुत कमजोर होती। एक प्रकार के आशय क्षेत्र को समझना और ड्रैगन गॉड के 3 परम तत्वों का अभ्यास करना। ड्रैगन गॉड के 3 परम तत्वों की शक्ति लगभग एक उच्च स्तरीय मार्शल तकनीक के बराबर थी। और यदि कोई 2 इरादों को समझकर उन्हें आपस में मिला दे तो शक्ति स्वर्ग स्तर की निम्न श्रेणी तक पहुंच जाएगी। 3 प्रकार के इरादों को समझने के बाद इसकी शक्ति स्वर्ग स्तर के सर्वोच्च रैंक तक पहुंच सकती है। ले जू के अनुमान के अनुसार 3 इरादे ही सीमा नहीं थे। यदि वह 4 इरादों को समझकर उन्हें आपस में मिला ले तो ड्रैगन देवता के तीनों परम तत्वों की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। दुर्भाग्यवश ले जू 3 प्रकार के भावभंगिमाओं के साथ पैदा हुआ था। अंततः वह चौथे प्रकार को भी नहीं समझ पाया। इरादा, मैं अभी उससे बहुत दूर हूं। मैं अभी तक नियंत्रण शक्ति के शिखर तक भी नहीं पहुंचा हूं। लू मिंग ने आह भरी। क्या ऐसा हो सकता है कि इरादे को समझे बिना खेती नहीं की जा सकती? लू मिंग थोड़ा नाराज था। उसने मन ही मन संदेश को ध्यान से पढ़ा। कुछ क्षण बाद उनके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। इस बार उन्होंने एक नई खोज की थी। इस साधना के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सार जगत को समझना आवश्यक नहीं था। जब तक व्यक्ति संबंधित शि को समझता था तब तक वह इसकी साधना कर सकता था, बस उच्च स्तर तक साधना संभव नहीं थी। संयोगवश लू मिंग ने वायु और अग्नि की शक्ति को समझ लिया था, जो वायु और अग्नि की अवधारणाओं के अनुरूप थी। यदि वह ड्रैगन देवता के 3 परम तत्वों का अभ्यास करता तो उसकी शक्ति निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय मार्शल तकनीक के बराबर होती। हालांकि लू मिंग के दोष असाधारण सफलता के शिखर पर थे, फिर भी वह ड्रैगन गॉड के 3 परम गुणों को अधिकतम पहले स्तर तक ही विकसित कर सका। जब दोनों शक्तियां पूर्णता प्राप्त कर लेती थीं, तभी उन्हें दूसरे स्तर तक विकसित किया जा सकता था। यही सीमा थी। यदि कोई इससे उच्च स्तर तक विकास करना चाहता था तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा को समझना आवश्यक था। हाँ, पहला स्तर ही काफी अच्छा है। लू मिंग दिल खोलकर हंसा। वह बहुत संतुष्ट था।
ये जानना आवश्यक है कि उसने दो प्रकार की शक्तियों को एकीकृत किया था और उन्हें सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया था। ड्रैगन गॉड की तीन परम शक्तियां निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय मार्शल तकनीक की शक्ति के बराबर थीं। स्वर्ग श्रेणी के निम्न स्तर के मार्शल कौशल के प्रथम चरण की शक्ति पहले से ही पृथ्वी श्रेणी के मार्शल कौशल के उच्चतम स्तर पर थी। दूसरे शब्दों में, जब तक लू मिंग ड्रैगन गॉड के तीन परम गुणों के पहले चरण का अभ्यास करता रहेगा, तब तक उसकी शक्ति स्वर्गीय दावपाम से कहीं अधिक हो जाएगी और लू मिंग की सबसे शक्तिशाली घातक चाल बन जाएगी। जब मेरी वायु और अग्नि शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र में विकसित हो जाएगी, तब मैं गर्जन के सार क्षेत्र को समझ पाऊंगा। तब ड्रैगन देवता के तीनों परम तत्व और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। लू मिंग उत्सुकता से भरा हुआ था। इस शिलालेख में वाकई इतनी शक्तिशाली और उत्कृष्ट कला समाहित है। कितना अद्भुत है, मुझे एक बार फिर देखना होगा। तुरंत ही लू मिंग ने पत्थर पर लिखे शिलालेख को ध्यान से देखा और उसे गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। भन भन, वातावरण अचानक बदल गया। इस बार लू मिंग एक अलग जगह पर प्रकट हुआ। इस बार वो तारों भरे आकाश में प्रकट हुआ। गर्जन, एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। तारों भरे आकाश में एक त्रिरंगी असली ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके पांचों पंजे आगे बढ़े। हर कदम के साथ दुनिया कांप उठी और अंतरिक्ष मकड़ी के जाले की तरह फट गया। सच्चे अजगर के कदम। लू मिंग का पूरा शरीर कांप उठा। तीन रंगों वाले असली ड्रैगन के पंजे को घूरते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। असली ड्रैगन के कदमों ने उसे 9 ड्रैगनों के स्वर्ग में कदम रखने के कदमों की याद दिला दी। हालांकि 9 ड्रैगन असली ड्रैगन से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी लू मिंग उस स्तर से बहुत दूर था। 9 ड्रैगनों की तो बात ही छोड़िए, असली ड्रैगन भी लू मिंग से दसियों हजार गुना अधिक शक्तिशाली था। सच्चे ड्रैगन चरणों और 9 ड्रैगन स्वर्ग कुचलने वाले चरणों में समानताएं थीं। लू मिंग को अचानक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ। 9 ड्रैगन स्वर्ग कुचलने वाले चरणों के कुछ हिस्से जो उसे पहले समझ में नहीं आते थे, वे तुरंत समझ में आ गए और सहज हो गए। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं। लू मिंग को 9 ड्रैगनों के स्वर्ग में कदम रखने की याद आ गई। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बूम बूम बूम, आकाश और पृथ्वी कांप उठे और अचानक आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गए। वातावरण बदल गया। लू मिंग ने पाया कि वह अभी भी खाई में है और ऊपर पत्थर की नक्काशी को देख रहा है। 9 ड्रैगनों के स्वर्ग प्रवेश के कदम, मैं इसे आजमा कर देखूंगा। एक ही विचार के साथ लू मिंग सर्वोच्च मंदिर में प्रकट हुआ। उसने खाई में इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो खाई नष्ट हो जाएगी। बाकी सब ठीक था, लेकिन अगर उसने उस पत्थर के शिलालेख को नष्ट कर दिया तो बहुत दुख होगा। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं। अचानक लू मिंग ने धीरे से कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। टकराना। उन्होंने सर्वोच्च मंदिर के चबूतरे पर एक कदम रखा और ऐसा लगा मानो पूरा सर्वोच्च मंदिर कांप रहा हो। सौभाग्यवश सर्वोच्च मंदिर 9 सूर्यों के सर्वोच्च देवताओं का खजाना था। लू मिंग अपनी साधना शक्ति से इसे नष्ट नहीं कर सका। सर्वोच्च मंदिर क्षण भर के लिए कांप उठा और फिर अपनी शांत अवस्था में लौट आया। इसी क्षण लू मिंग ने एक और कदम बढ़ाया। ये कदम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने के लिए नहीं था, बल्कि पहले कदम की नींव पर एक और कदम उठाने के लिए था। 9 ड्रैगन स्वर्ग के कदमों को रौंदते हुए लगातार 2 कदम। लू मिंग ने अंततः साधना के दूसरे चरण को प्राप्त कर लिया था। भन भन, दुनिया में हलचल मच गई और लू मिंग के पैरों के नीचे एक रहस्यमय आभा लहर की तरह दौड़ रही थी। धमाका। इस कदम के साथ ही सर्वोच्च मंदिर पहले से भी कहीं अधिक हिंसक रूप से हिल उठा। फिर लू मिंग ने गहरी सांस ली। कितना जबरदस्त दबाव है, लू मिंग सोचने लगा। 9 ड्रैगनों के आकाश में कदम रखने के हर कदम के साथ उसके शरीर पर स्वर्ग और पृथ्वी से एक शक्तिशाली दबाव महसूस होता था। 2 कदम चलने पर दबाव कई गुना बढ़ जाता था। बेशक इसकी शक्ति भी बेहद भयावह थी। ये स्वर्ग पथ हथेली से भी अधिक शक्तिशाली है। यह मुश्किल से स्वर्ग श्रेणी के निम्न स्तर पर है। 9 ड्रैगन स्वर्ग प्रवेश चरणों के अभिलेखों के अनुसार पहले 2 चरण नींव बनाने के लिए माने जाते हैं। शक्ति में वृद्धि बहुत स्पष्ट नहीं होती। तीसरे चरण से आगे प्रत्येक चरण के साथ शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही असली भयावहता है। हालांकि साधना की कठिनाई भी कई गुना बढ़ जाती है। ये शिलालेख बहुत ही अद्भुत है। मुझे इसे एक बार फिर से देखने दीजिए। इसके बाद लू मिंग ने पत्थर पर लिखे शिलालेख को देखा। वातावरण फिर बदल गया। इस बार 3 रंगों वाला असली ड्रैगन अभी भी तारों भरे आकाश में था। इस बार लू मिंग ने केवल ध्यान से देखा और कुछ भी नोटिस नहीं किया।
कुछ ही समय बाद 3 रंगों वाले असली ड्रैगन का शरीर तेजी से बदलने लगा। अंत में वह एक सुंदर अधेड़ उम्र के पुरुष में परिवर्तित हो गया। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने तिरंगे रंग का चोला पहना हुआ था। उसके हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हुआ और वह उसे लहराने लगा। ये ड्रैगन देवता के 3 परम सत्य हैं। लू मिंग की आंखें चमक उठीं और उसने ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ड्रैगन देवता के 3 परम स्वरूपों को 3 चालों में विभाजित किया गया था। वे सच्चे ड्रैगन स्ट्राइक, 10,000 ड्रैगन किल और चरम स्ट्राइक थे। चाहे किसी ने कितनी भी मंशाओं या शक्तियों को समझा हो, पहले 2 कदमों को विकसित किया जा सकता था। केवल तीसरी चाल यानी चरम प्रहार का अभ्यास तभी किया जा सकता था जब किसी ने हवा, आग और बिजली की इच्छाओं को समझ लिया हो और उन्हें सफलतापूर्वक संयोजित कर लिया हो। एक बार जब इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया तो इसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। भाले का एक वार हर चीज को भेद सकता था और हर चीज को तोड़ सकता था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि शिलालेख पर लेईजू को भाला चलाने का अभ्यास करते हुए दिखाया जाएगा। इससे लू मिंग को बहुत मदद मिली। लू मिंग ने गौर से देखा। कुछ ही पलों में दुनिया बदल गई और लू मिंग अब भी उस अथाह गहराई में था। तुरंत ही लू मिंग ने अपना लंबा भाला निकाला और उसे लहराना शुरू कर दिया। लंबा भाला अजगर की तरह नाच रहा था, अपने साथ हवा और आग की शक्ति लेकर आ रहा था और अजगर की हल्की दहाड़ सुनाई दे रही थी। हालांकि कुछ क्षण बाद ड्रैगन की दहाड़ अचानक बंद हो गई और लू मिंग ने साधना करना बंद कर दिया। हालांकि वह असफल रहा, लेकिन लू मिंग निराश नहीं हुआ। बेशक ड्रैगन देवता के 3 परम गुणों को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा उनकी वायु अग्नि शक्ति अभी केवल असाधारण सफलता के स्तर पर ही थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वह अपने पहले ही प्रयास में अजगर की दहाड़ की ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम हो गया। ये सब उस पत्थर की नक्काशी की बदौलत ही संभव हो पाया। जारी रखना। लू मिंग ने तुरंत साधना जारी रखी। बस इसी तरह लू मिंग पूरी तरह से अपनी साधना में लीन हो गया। साधना के 2 मुख्य प्रकार थे। एक था ड्रैगन देवता के 3 परम तत्व और दूसरा था 9 ड्रैगनों के स्वर्ग चरण के चरण। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों प्रकार के शिलालेख व्यक्ति को प्रेरित कर सकते थे और उसकी साधना में बहुत सहायता कर सकते थे। समय बहुत तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। डिटियन डिवाइन गार्ड के चयन के अंत में केवल कुछ ही दिन शेष थे। इस समय पूर्वी प्राचीन युद्ध क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली योद्धा युद्ध क्षेत्र के केंद्र की ओर एकत्रित हो रहे थे। वहां वह अंतिम मूल्यांकन में भाग लेगा। ड्रैगन की गुफा में, विशाल भूमिगत गुफा में रक्त ऊर्जा एक सागर की तरह बह रही थी। अचानक रक्त ऊर्जा में हलचल हुई और एक रक्त लाल विशालकाय ड्रैगन का रूप धारण हो गया। वह रक्त से लथपथ एक युवक की ओर झपटा और पलक झपकते ही उसके शरीर में प्रवेश कर गया। भन भन। खून से लथपथ युवक ने अचानक अपनी आंखें खोली। खून जैसे लाल रंग की 2 किरणें हवा में फैल गईं। भन 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 भन। खून से लथपथ युवक के सामने 100 से अधिक काले वस्त्रधारी पुरुष प्रकट हुए और चिल्लाए, बधाई हो बड़े भाई। हा हा हा, ये सब उन प्रतिभाशाली लोगों के खून की बदौलत ही है कि मुझे इतनी बड़ी सफलता मिली है। दुर्भाग्य से उनमें से एक खाई में कूद गया और दूसरा बच निकला। वरना मैं और भी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता था, लेकिन इतना काफी है। पूर्वी आकाश के दिव्य रक्षकों में से एक, 4 दिव्य रक्षकों में से एक को मैं दफना दूंगा। रक्त से लथपथ युवक हंस पड़ा। बड़ा भाई जय है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने चापलूसी की। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। चलो अंतिम परीक्षा स्थल की ओर चलते हैं। खून से लथपथ वस्त्रधारी युवक मुस्कुराया और सबको अजगर की गुफा से बाहर निकालकर केंद्रीय क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। अजगर की गुफा से कुछ दूरी पर एक अत्यंत गुप्त घाटी थी। ये घाटी गरजती हुई बिजली और गरज से भरी हुई थी और इसमें बिजली की अनंत शक्ति व्याप्त थी। घाटी से एक युवक बाहर निकला। उसका शरीर बिजली और गरज से ढका हुआ था और उसकी आभा आकाश की ओर उठ रही थी। मुझे लगभग 3 महीने तक साधना करने की उम्मीद नहीं थी। लू मिंग, मरना मत। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं मार्शल सम्राट के खजाने का रहस्य पता नहीं लगा लेता। उस व्यक्ति की आवाज ठंडी थी, उतनी ही ठंडी जितनी सर्दियों की बर्फ। ये व्यक्ति कियू चांदकोन था। ठंडी हंसी के साथ कियू चांदकोन प्रकाश की एक किरण में बदल गया और क्षितिज में गायब हो गया, मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसी समय लू मिंग भी साधना कर रहा था। अथाह गहराई में लू मिंग स्तब्ध होकर पत्थर पर लिखे शिलालेख को घूर रहा था। उसे कुछ समय बाद होश आया। ट्रू ड्रैगन स्ट्राइक, मर जा, लू मिंग ने धीरे से कहा। अचानक दानव वशीकरण भाला प्रकट हुआ।
वायु और अग्नि की शक्ति बढ़ी और उसने भाले को आगे बढ़ाया। गर्जन, हवा और आग की शक्ति के संगम से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी, जिससे 2 रंगों वाला एक असली ड्रैगन बना जो बेतहाशा दहाड़ रहा था। ड्रैगन देवता की 3 परम शक्तियां प्रथम स्तर की सीमा है। ये खेदजनक है कि मुझे दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए वायु और अग्नि की शक्ति में पूर्ण निपुणता प्राप्त करनी होगी। लगभग 2 महीने की साधना के बाद वह अंततः ड्रैगन गॉड के 3 परम गुणों को प्राप्त करने में सफल हो गया था। इसके अलावा वह प्रथम स्तर की सीमा तक पहुंच चुका था। ये जानना जरूरी था कि यह स्वर्ग स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल कला के बराबर थी। इतने कम समय में इसे सफलतापूर्वक विकसित कर पाना अपने आप में बहुत दुर्लभ था। यह अफसोस की बात है कि मैं अभी तक 9 ड्रैगन स्वर्ग पदयात्रा चरणों के तीसरे चरण को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पाया हूं। लू मिंग ने आह भरी। इस दौरान 9 ड्रैगन स्वर्ग भंगिमा चरणों में भी काफी सुधार हुआ था। लू मिंग को लगा कि वह 9 ड्रैगन स्वर्ग भंगिमा चरणों के तीसरे चरण को प्राप्त करने से बस एक कदम दूर है। एक बार जब वह 9 ड्रैगन स्वर्ग पदयात्रा चरणों के तीसरे चरण का अभ्यास कर लेता तो उसकी शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हो जाती। तीसरे चरण की शक्ति स्वर्ग श्रेणी की निम्न स्तरीय मार्शल तकनीक के छठे चरण के बराबर थी। अफसोस की बात है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। 3 महीने की अवधि लगभग पूरी हो चुकी है। मैं यहाँ खेती करना जारी रखना चाहता हूँ। लू मिंग ने आह भरी और चमकती आंखों से ड्रैगन के आकार की पत्थर की नक्काशी को देखा। क्या हम इस पत्थर के शिलालेख को खोदकर निकाल सकते हैं? लू मिंग ने पत्थर पर लिखे शिलालेख को ध्यान से देखा और उसका गहन अध्ययन किया। थोड़ी देर बाद वह ऊपर उड़ा और एक चमकदार बड़ा चाकू निकाला। उसने शिलालेख के चारों ओर काटना शुरू कर दिया। वह इस शिलालेख को अपने साथ ले जाना चाहता था। ज़ज़ज़ज़। यहाँ की पत्थर की दीवारें बेहद कठोर थीं, मानो चौथे स्तर के आध्यात्मिक हथियार के बराबर हों। जब वह पत्थर की दीवारों को काटता था तो चिंगारियां निकलती थीं और प्रतिरोध अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। लू मिंग ने दांत पीसते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर काटना और खोदना शुरू किया। काफी देर बाद लू मिंग को बहुत पसीना आ रहा था और वह अभी आधा काम ही कर पाया था। हाँ, जरूर, चलिए शुरू करते हैं। लू मिंग एक बार फिर अपने काम में पूरी तरह डूब गया। कच्चा। अचानक पत्थर पर लिखे शिलालेख से चटकने की आवाज आए और बीच में एक दरार दिखाई दी। नहीं, लू मिंग चिल्लाया। कच्चा, कच्चा। आवाजें धीरे धीरे और तेज होती गईं और पत्थर पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। धमाका। अंत में पूरा पत्थर का शिलालेख फट गया और राख में बदल गया, जो चारों दिशाओं में बिखर गया। लू मिंग हक्का बक्का रह गया। ये पत्थर का शिलालेख दरअसल अपने आप ही फट गया था। अफसोस, लगता है हम इसे हटा नहीं सकते। एक बार खुदाई करने के बाद पत्थर पर लिखा शिलालेख स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। लू मिंग ने दया भाव से आह भरी। उस स्थिति में वही एकमात्र व्यक्ति था जो ड्रैगन देवता के 3 परम सत्यों को जानता था। भूल जाओ, शिलालेखों के बिना भी मैं ड्रैगन देवता के तीनों परम गुणों को उच्चतम स्तर तक प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे अब निकलना होगा। जरा भी देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। लू मिंग आसमान में उड़ गया और ऊपर की ओर चला गया। हालांकि जब वह हवा में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर था तो एक अदृश्य शक्ति ने लू मिंग की उड़ान को रोक दिया। लू मिंग एक तरफ खिसक गया, दीवार से चिपक गया और तेजी से ऊपर चढ़ गया। कुछ देर बाद लू मिंग आखिरकार खाई से बाहर निकला और विशाल गुफा में पहुंच गया। भूमिगत गुफा में सन्नाटा पसरा हुआ था, एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। जमीन पर सैकड़ों सूखे शव पड़े थे। ये सभी वही युवा विशेषज्ञ थे जो पिछली बार आए थे। जहां तक अजगर के उस शल्क के टुकड़े की बात है, वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी निशान के गायब हो गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या बू फीफान और बाकी लोग भाग निकले हैं। लू मिंग बुदबुदाया और आगे बढ़ गया। अचानक वह रुक गया। यहाँ कुछ मम्मी थी जिन्होंने लू मिंग का ध्यान आकर्षित किया। बू फीफान, सुनचू। लू मिंग ने आह भरी। उनके कपड़ों से उसने 2 मम्मीकृत शवों को पहचान लिया। वे बू फीफान और संचू के थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि इन दोनों महाशक्तिशाली क्षेत्रों में से सबसे शक्तिशाली क्षेत्र अंत में बच निकलने में सफल नहीं हो पाया। हालांकि उसने जुआन फैंग का शव नहीं देखा। क्या जुआन फैंग भाग निकला? लू मिंग सोचने लगा। ये प्राचीन बंजर शहर हमेशा से रहस्यमय रहा था। जुआन फैंग के पास कुछ शक्तिशाली पलायन तकनीकें होना स्वाभाविक था। चल दर। उसके बाद भी लू मिंग नहीं रुका। वो प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और गुफा की ओर तेजी से बढ़ गया। बहुत जल्द ही वे अजगर की गुफा से बाहर निकल आए। लू मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आकृति उस स्थान से ओझल हो गई।
वो अपनी पूरी ताकत से केंद्रीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। पूर्वी निचले हिस्से के मध्य क्षेत्र में स्थित प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक समतल भूमि पर 108 बलि वेदी निर्मित थी। प्रत्येक वेदी 100 मीटर ऊंची थी और अत्यंत भव्य थी। 4 क्षेत्रों में 108 वेदियां फैली हुई थीं। प्रत्येक क्षेत्र में 27 वेदी थीं और चारों क्षेत्र एक दूसरे से 900 मील की दूरी पर थे। भन 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 भन, इन वेदियों के बाहर आकृतियां प्रकट होते ही हवा के फटने जैसी आवाज गूंज उठी। पूर्वी निचले हिस्से के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की प्रत्येक दिशा एक बलि वेदी से मेल खाती थी। तियानेक सुआन क्षेत्र के पूर्वी भाग के सभी प्रतिभाशाली लोग इन चारों दिशाओं में बिखरे हुए थे। लू मिंग पूर्व में था। पूर्वी क्षेत्र में स्थित वेदी पर आकृतियां झिलमिला उठी और शक्तिशाली आभा वाले युवक प्रकट हुए। कुछ घंटों बाद 3000 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे और यह संख्या अभी भी बढ़ रही थी। भन 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 भन, वेदी के बाहर तलवार की चमक की 2 किरणें प्रकट हुई। जब तलवार की चमक थम गई तो 2 आकृतियां दिखाई दी। वे जियान फैंग्यून और शियाओ हाओयू थे। उनकी आभाएं शक्तिशाली थीं, स्पष्ट रूप से 2 महीने पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थीं। भाई जियान। जैसे ही जियान फैंग्यून प्रकट हुए, भीड़ में से कोई व्यक्ति उनका अभिवादन करने के लिए उनके पास दौड़कर आया। भाई जियांग। जियान फैंग्यून मुस्कुराया। ये व्यक्ति जियांग होनवन था, जो क्लाउड सम्राट बोर्ड में तीसरे स्थान पर था। इसके अलावा क्लाउड एम्परर बोर्ड पर कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे, जैसे कि सु यंगइंग जो 13वें स्थान पर थी, लियू शियाओफेंग जो 35वें स्थान पर थे। जब वे पहली बार पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुए तो सभी लोग एक साथ एकत्रित नहीं हुए थे। अधिकांश लोग एक साथ एकत्रित थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो टेलीपोर्ट होने के बाद दूर दूर तक बिखरे हुए थे। जियांग होनवन और बाकी सब एक जैसे थे। जियान फैंग्यून ने सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रही और जल्द ही यह 5000 से अधिक हो गई। दोस्तों देखो, ये है सुपर डिस्ट्रिक्ट फैंग्यून बे का प्रतिभाशाली व्यक्ति। व्हाइट फेदर सिटी के प्रतिभाशाली लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वह भी एक शानदार इलाका है। उनके आसपास मौजूद लोग हैरानी से चीखते रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर्वोच्च महाक्षेत्रों के सभी प्रतिभाशाली लोग प्रकट हो चुके थे। देखो, यह क्या है? खून जैसा लाल बादल। अचानक किसी ने दूर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। दूर से खून जैसे लाल बादलों का एक विशाल समूह उमड़ता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वह पास आया, बादल छंट गए और उनके भीतर 100 से अधिक आकृतियां प्रकट हुई। नेता जांग शेंग था, जो ड्रैगन दफन रसातल से आया रक्त से सना हुआ युवक था। बाकी लोग ड्रैगन दफन रसातल से आए 100 से अधिक युवा विशेषज्ञ थे। हे, कचरे का ढेर। जांग शेंग ने सुपर क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को देखा और तिरस्कारपूर्वक हंस पड़ा। उन्होंने अपनी आवाज को बिल्कुल भी नहीं रोका और वह दूर दूर तक फैल गई। तुमने अभी क्या कहा? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। फैंग्योन खाड़ी क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति क्रोध से दहाड़ा। उसकी हत्या करने की मंशा स्पष्ट रूप से झलक रही थी और उसका शरीर हरकत में आया और वह एक लाश की तरह आगे की ओर झपटा। उनकी आभा पर्वत के समान भारी थी। वे एक प्रतिभाशाली विशेषज्ञ थे जो मार्शल आर्ट के पूर्वज आर्ट दान के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके थे। वूश! इस क्षण जांग शेन की आकृति एक प्रेत की तरह चमक उठी। अगले ही पल एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। सभी लोग ये देखकर दंग रह गए कि जांग शेन का पंजा फैंग्योन खाड़ी के उस युवक के सिर पर था और उसके सिर में 5 छेद हो गए थे। फैंग्योन खाड़ी के उस युवक का शरीर तेजी से छटपटाने लगा। कुछ ही सांसों में वह एक सूखे शव में बदल गया। उसके शरीर की सारी रक्त ऊर्जा गायब हो गई थी। फुफ फुफ फुफ। अंतिम संस्कार को देखकर सभी लोग सदमे में थे और उनके मुंह से सिसकियां सुनाई दे रही थीं। ये योद्धा मार्शल आर्ट के पूर्वज आर्ट दान के प्रारंभिक चरण का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इतना ही नहीं, वो संभवतः 3 युद्ध जीत चुका था। हालांकि बरीड लाइफ के हाथों में वह एक नन्हे चूजे की तरह कमजोर पड़ गया और उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची। दफनाने की प्रक्रिया कितनी मजबूत थी। धमाका धमाका। फैंग्योन खाड़ी क्षेत्र से शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ीं। सैकड़ों युवक उदास निगाहों से जांग शेन को घूर रहे थे। उनमें से एक की आभा विशेष रूप से शक्तिशाली थी, जो बेहद भयावह थी। वह हवा के बादल जैसा चोला पहने हुए बाहर निकला। उसने जांग शेन को शत्रुतापूर्ण नजर से देखा और कहा, मित्र, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? वह एओलिस संप्रदाय का है, फैंग्योन खाड़ी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। किसी ने उस युवक को पहचान लिया। बहुत ज्यादा। वो तो बस एक घटिया इंसान है। क्या मेरा ऐसा कहना गलत है?
अगर तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो तो मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम भी हमला करना चाहते हो? मुझे तुम्हें उसके साथ भेजने में कोई आपत्ति नहीं। ज़ांग शेंग ने तिरस्कार से हंसते हुए अपने होंठ चाटे। उसकी आंखें ठंडी और लालची थीं जब उसने एओलस संप्रदाय को देखा। वह बेहद क्रूर था, पूरी तरह से क्रूर। यहाँ तक कि जब वह किसी सुपर क्षेत्र के सबसे ताकतवर व्यक्ति का सामना कर रहा था, तब भी वह बेहद क्रूर ही था। एओलस संप्रदाय के नेता ने भौहें चढ़ाईं। किसी कारणवश ज़ांग शेंग की घूरती निगाहों से एओलस संप्रदाय के अनुयायी को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो कोई अत्यंत विषैला सांप उसे घूर रहा हो। आप लोग कहाँ से हैं? एओलस संप्रदाय ने पूछा। हे, जानना चाहते हो? बताने में कोई हर्ज नहीं है, हम ड्रैगन दफन रसातल से हैं। ज़ांग शेंग ने उपहास किया। ड्रैगन दफन रसातल? एओलस संप्रदाय के नेता की आंखों में चमक आ गई और वह थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं इससे याद रखूंगा। एओलस संप्रदाय के लोग पीछे हट गए, जिससे वहां मौजूद लोगों में हंगामा मच गया। स्पष्टतः एओलस संप्रदाय ने कोई कदम नहीं उठाया। वे पीछे हटने की योजना बना रहे थे। क्या ड्रैगन दफन खाए एक सामान्य विशाल क्षेत्र नहीं थी? वहां इतना भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे हो सकता था? क्या वह एओलस संप्रदाय को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था? सभी लोग बड़ी उत्सुकता से ज़ांग शेंग को देख रहे थे। हे, ज़ांग शेंग ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। इस समय अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे थे और वहां पहले से ही 10,000 से अधिक लोग मौजूद थे। वूश! आकाश में बिजली की एक तेज चमक हुई और एक आकृति प्रकट हुई। कियुचांगकोन, क्लाउड किंग पर्वत श्रृंखला के लोग कियुचांगकोन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही कियुचांगकोन प्रकट हुआ, उसने अपने आसपास का जायजा लिया और जियान फैंग्यून और अन्य लोगों को देखा। वह एक कदम आगे बढ़ा और जियान फैंग्यून और बाकी लोगों के सामने आ गया। उसने चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, लू मिंग कहाँ है? वह कहाँ गया? क्या वह मर गया है? क्या आप में से किसी को उसके बारे में कोई खबर है? उसका लहजा दबंग और आदेशात्मक था। वह सवाल नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह जियान फैंग्यून और दूसरों को बोलने का आदेश दे रहा हो। जियान फैंग्यून, जियांग होंगवन और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ा ली। वे सभी प्रतिभाशाली थे, इसलिए कियुचांगकोन के लहजे से वे स्वाभाविक रूप से नाखुश थे। भाई लू एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति हैं। जाहिर है, उनकी मृत्यु नहीं होगी। वे संभवतः यहीं आ रहे हैं। जियान फैंग्यू ने कहा। भाई लू, लगता है आप इतने समय से लू मिंग के साथ ही थे। बताए, लू मिंग कहाँ है? उसे संदेश भेजिए और कहिए कि वह यहाँ आकर मर जाए। कियुचांगकोन ने कमान संभाले रखी। कियुचांगकोन, अपना रवैया सुधारो। अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें क्यों बताता? जियान फैंग्यून की आवाज ठंडी हो गई। क्या हुआ? क्या तुम नाखुश हो? हाँ, जियान फैंग्यून, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम क्लाउड एम्परर बोर्ड के नंबर 1 जीनियस हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे सामने तुम कचरे का एक टुकड़ा मात्र हो। अब घुटने टेक दो। कियुचांगकोन ने बेहद अहंकार दिखाते हुए जियान फैंग्यून की ओर एक जोरदार प्रहार किया। भन भन! जैसे ही जियान फैंग्यून ने अपनी लंबी तलवार म्यान से निकाली, तलवार की आवाज गूंज उठी। तलवार की ऊर्जा की एक लकीर आकाश में ऊपर की ओर उठी। ये भयावह था। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 8वें स्तर का प्रारंभिक चरण। ये स्पष्ट था कि जियान फैंग्यून ने भी इस दौरान एक महत्वपूर्ण प्रगति की थी। वह मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था। कियुचांगकोन, हो सकता है कि तुम्हारा संयोगवश ऐसा अनुभव हुआ हो और तुम्हारी साधना शक्ति में बहुत सुधार हुआ हो, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। मुझे देखने दो कि तुमने कितनी प्रगति की है। जियान फैंग्यून ने गहरी आवाज में कहा। भन भन! अगले ही क्षण एक अत्यंत तेज तलवार क्यूई ने कियुचांगकोन की ओर वार किया। अहंकारी, मुझे तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखने की क्या जरूरत है? कियुचांगकोन ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अचानक अपनी उंगलियों को तलवार की तरह आपस में जोड़ा और बिजली की चमक के साथ तलवार की ऊर्जा का एक तेज प्रवाह फूट पड़ा। छी! एक तीखी आवाज के साथ जियान फैंग्यून की तलवार चकनाचूर हो गई। कियुचांगकोन की बिजली की तलवार जियान फैंग्यून के गले की ओर बढ़ती रही। गति इतनी तेज थी कि मानव प्रतिक्रिया समय से परे थी। जियान फैंग्यून इससे बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जियान फैंग्यून तलवार के वार से मरने ही वाला था, कियुचांगकोन के हाथ का इशारा बदल गया। उसकी तलवार वाली उंगलियां हथेली में बदल गईं और उसने जियान फैंग्यून के कंधे पर थप्पड़ मारा।
जियान फेंगयुन का शरीर कांप उठा और वह घुटनों के बल बैठ गया। टकराना। जियान फेंगयुन कियू चांगकोन के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। जियान फेंगयुन ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसकी आंखें लाल थीं। यह मौत से भी बदतर था। वह कियू चांगकोन के सामने घुटने टेकने के बजाय मरना पसंद करेगा। हालांकि कियू चांगकोन की हथेली से बिजली की एक चमक के साथ जियान फेंगयुन का शरीर कांप उठा और वह प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं रहा। भाई जियान, शाओ हाओ यू दहाड़ा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। कियू चांगकोन, ज्यादा दूर मत जाओ। जियांग होनवन और अन्य लोग भी चिल्लाए। वे ये देखकर हैरान रह गए कि केवल 3 महीनों में कियू चांगकोन की युद्ध क्षमता में इतनी वृद्धि हो गई थी। जियान फेंगयुन की साधना में बहुत सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी वह कियू चांगकोन से एक ही चाल में पराजित हो गया। उसे घुटनों के बल बैठना पड़ा। कियू चांगकोन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? उसका संयोगवश ऐसा कैसे हो गया? जियांग होनवन और अन्य लोगों को देखते हुए कियू चांगकोन की आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या हुआ? तुम दखल देना चाहते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? धमाका। कियू चांगकोन का शरीर घातक इरादे और शक्तिशाली आभा से भर उठा। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन जानवर जाग उठा हो। उस शक्तिशाली आभा ने जियांग होनवन और अन्य लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। इस समय सुपर क्षेत्रों के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ सभी कियू चांगकोन को गंभीर भावों से देख रहे थे। यह आदमी जांग शेंग ने भी कियू चांगकोन की ओर देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। हे जियांग होनवन और बाकी लोगों के चेहरों के भाव देखकर कियू चांगकोन ने ठंडी हंसी हंसते हुए संतुष्टि का भाव दिखाया। उसने जियान फेंगयुन की ओर देखते हुए कहा, जियान फेंगयुन, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि क्लाउड किंग पर्वत श्रृंखला में सबसे शक्तिशाली कौन है। हाँ। कियू चांगकोन ने जियान फेंगयुन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और दिल खोलकर हंसा। जियान फेंगयुन ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए, जिससे खून बहने लगा। तुम तो बस कचरे का एक टुकड़ा हो। कियू चांगकोन ने बेहद बेफिक्री से उपहास करते हुए हंसा। क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अभी भी उसके सामने घुटने टेके हुए था। अब वह चारों आकाश के दिव्य रक्षकों में से पूर्वी आकाश का दिव्य रक्षक बनने वाला था और बाकी सभी प्रतिभाशालियों को अपने सामने झुकने पर मजबूर करने वाला था। भन भन। इसी क्षण 27 वेदियां अचानक कांपने लगीं और उनसे तेज रोशनी निकलने लगी। सिस्टम सक्रिय हो गया है। हमें ये जगह छोड़कर अंतिम मूल्यांकन में भाग लेना होगा। इस बार मैं निश्चित रूप से सम्राट आकाश का दिव्य रक्षक बनूंगा। मैं तभी संतुष्ट हो जाऊंगा जब मैं एक आरक्षित द्वितीय डिवाइन गार्ड बन सकूं। भन भन। 27 वेदियां प्रकाश और शिलालेखों से जगमगा रही थीं। कुछ समय बाद 27 वेदियों से निकलने वाला प्रकाश एक जगह इकट्ठा हुआ और वेदियों के ऊपर एक विशाल भावर प्रकट हुआ। अंतिम मूल्यांकन के लिए टेलीपोर्टेशन मार्ग खुल गया है। आपको बस भावर में प्रवेश करना है और आप अंतिम मूल्यांकन स्थल पर पहुंच जाएंगे। भावर से एक गहरी और राजसी आवाज आई। हाँ, अंतिम मूल्यांकन शुरू हो गया है। चलो चलें। जांग शेंग हंसा और भावर में उड़कर गायब हो गया। ड्रैगन दफन खाई से बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। चल दर 1 लाख से अधिक लोग भावर में समा गए और टिड्डियों की तरह गायब हो गए। वो लू मिंग अभी तक यहाँ नहीं आया। लगता है उसकी कहीं मौत हो गई है। कियू चांगकोन ने ठंडी सांस ली। फिर उसने ठंडी चमकती आंखों से दूर की ओर देखा। लू मिंग, यह मत सोचो कि तुम्हारे मरने से मुझे मार्शल सम्राट के खजाने की खबर नहीं मिलेगी। एक बार जब मैं दिव्य रक्षक बनकर रहस्यमयी तलवार संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा, तो मैं तुम्हारे पिता से मार्शल सम्राट के खजाने की खबर जरूर प्राप्त कर लूंगा। हाँ, यह मत सोचो कि उस बूढ़े ने मरने की कसम खा ली है और मेरी बात मानने से इनकार कर दिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जियान फेंगयुन को देखते ही कियू चांगकोन के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने जियान फेंगयुन को लात मारकर दूर धकेल दिया और बोला, कचरा, दफा हो जा। फिर वह हिला और भावर की ओर तेजी से बढ़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। भाई जियान, आप कैसे हैं? जियाओ हाओयू, जियान होनवन और अन्य लोग जल्दी से जियान फेंगयुन को उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़े। मैं ठीक हूँ, जियान फेंगयुन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कियू चांगकोन की साधना इतनी उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी। यह वाकई चौंकाने वाला है। जियान होनवन ने आह भरी। जियान फेंगयुन का चेहरा उदास था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
उसने दूर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, लू मिंग, क्या सच में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? क्या वह मर गया है? लू मिंग अभी तक नहीं पहुंचा था। संभवतः कोई समस्या थी। अचानक जियान फेंगयुन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने क्षितिज से तेजी से आती हुई प्रकाश की एक किरण देखी। प्रकाश की यह किरण बहुत तेज थी। ये पलक झपकते ही यहां पहुंच गई। लू मिंग, लू जियान फेंगयुन बहुत खुश था। प्रकाश मंद पड़ गया और लू मिंग का शरीर दिखाई दिया। लू मिंग बिजली की गति से दौड़ा और आखिरकार पहुंच गया। हाँ, लू मिंग, मुझे पता था कि तुम ठीक होगे। जियान फेंगयुन बेहद खुश थी। हाँ, भाई लू। शाओ हाओयू भी उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। एक तरफ जियान होनवन और बाकी लोग बेहद हैरान थे। क्या ये सिर्फ लू मिंग ही नहीं था? क्या जियान फेंगयुन को इतना उत्साहित होना जरूरी था? हालांकि लू मिंग की युद्ध क्षमता काफी अच्छी थी, फिर भी वह पिछले क्वालिफायर में मुश्किल से शीर्ष 10 में जगह बना पाया था। इसमें खुश होने की क्या बात थी? अरे भाई जियान, आप घायल हैं और ऐसा लगता है कि आपको अभी अभी चोट लगी है। आपको किसने घायल किया? लू मिंग एक नज़र में ही समझ गया कि जियान फेंगयुन घायल है। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, फिर भी लू मिंग ने एक ही नज़र में यह बात जान ली। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। जियान फेंगयुन मुस्कुराया। लू मिंग ने भौहें चढ़ाई। जियान फेंगयुन किसी बात से डरा हुआ लग रहा था और इसलिए उसने सच नहीं बताया। भाई जियान, इसे क्यों छुपा रहे हो? लू मिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियांग होंगवेन ने बगल से चिल्लाकर कहा। भाई जियांग, अब और कुछ मत कहो। जियान फेंगयुन उसे रोकना चाहता था। मेरी वजह से? लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पता है कि तुम और कियुचानकोंग एक ही साम्राज्य से हो और एक दूसरे से दुश्मनी रखते हो। अभी अभी कियुचानकोंग तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, इसलिए उसने अपना गुस्सा भाई जियान पर निकाला। जियांग होनवन ने जोर से कहा। कियुचानकोंग, क्या वह सच में इतना ताकतवर है? लू मिंग ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे नहीं पता कि कियुचानकोंग का संयोग क्या था, लेकिन उसकी साधना शक्ति बेहद प्रबल है। लू मिंग, मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम्हारा सामना कियुचानकोंग से हो तो उससे यथासंभव दूर रहना। मैं तुम्हें बस एक दोस्ताना चेतावनी दे रहा हूं, मुझ पर शक मत करना। जियांग होनवन ने कहा। क्लाउड एम्परा पर्वत श्रृंखला में मौजूद अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने सिर हिलाया। भाई लू, कियुचानकोंग वाकई अब बहुत शक्तिशाली है। तुम शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जियान फेंगयुन ने आह भरी। क्या ऐसा है? लू मिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई और उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलकने लगा। चल दर। लू मिंग ने विषय बदल दिया और कुछ नहीं कहा। सभी ने सिर हिलाया और भंवर में घुस गए। जब लू मिंग भंवर में प्रवेश किया तो उसे फिर से अपने चारों ओर दुनिया के घूमने का परिचित एहसास हुआ। कुछ देर बाद लू मिंग ने खुद को सफेद जैद से बने एक चबूतरे पर खड़ा पाया। लू मिंग ने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। प्लेटफॉर्म के तीनों किनारे अराजकता की तरह धुंधले थे और आखिरी किनारे पर सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां पूरी तरह से सफेद जैद पत्थर से बनी थी और वे सीधी ऊपर की ओर जाती थीं। ये 1000 सीढ़ियों वाली जैद की सीढ़ी है। जो इसे चढ़ सकेंगे उन्हें ही सम्राट स्वर्ग के दिव्य रक्षकों के रूप में आरक्षित माना जाएगा। जो इसे नहीं चढ़ सकेंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। लू मिंग सोचने लगा। लू मिंग को बहुत पहले ही पता चल गया था कि द्वितीय दिव्य रक्षकों का अंतिम मूल्यांकन कई चरणों में विभाजित होता है। पहला चरण ये 1000 सीढ़ियों वाली जैद सीढ़ी होगी। इसे चढ़कर ही कोई प्रारंभिक सम्राट आकाश दिव्य रक्षक बन सकता है। 1000 सीढ़ियों वाली जैद सीढ़ी चढ़ने के बाद एक और परीक्षा थी। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही कोई सच्चा सम्राट आकाश दिव्य रक्षक बन सकता था। आसपास कोई नहीं था। लू मिंग ने अनुमान लगाया कि वे शिलालेख सरणी में होंगे। उसके सामने स्थित 1000 सीढ़ियों वाली जैद की सीढ़ी संभवतः शिलालेखों की संरचना द्वारा संकुचित की गई थी। चलिए देखते हैं कि इस 1000 सीढ़ियों वाली जैद की सीढ़ी में क्या खास बात है। लू मिंग मुस्कुराया और आगे बढ़ा। भन भन। जैसे ही लू मिंग ने उस पर कदम रखा, आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशाल शक्ति ने उस पर दबाव डाला। क्या? लू मिंग का शरीर थोड़ा कांप गया और उसने इस बल को संतुलित कर दिया। ये शक्ति न केवल भौतिक शरीर को प्रभावित करती है, बल्कि शरीर में मौजूद वास्तविक ऊर्जा को भी प्रभावित करती है, यहां तक कि मन भी दबाव में आ जाता है। लू मिंग का दिल पिघल गया और वह मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि ये शक्ति प्रबल थी, लेकिन लू मिंग को यह वसंत की हवा में बुद्ध के चेहरे की तरह लगी।
उसे इसका ज्यादा एहसास नहीं हुआ। लू मिंग कदम दर कदम आगे बढ़ा। उसका शरीर सीधा था और वह पहाड़ की तरह अडिग था। बहुत जल्दी ही उसने 100 से अधिक जैड के कदम पार कर लिए थे। उन्होंने पाया कि वे जितना ऊपर जाते थे उतना ही अधिक दबाव महसूस करते थे। हालांकि लू मिंग के लिए ऐसा दबाव कुछ भी नहीं था। लू मिंग की चाल तेज होती गई। वह एक एक करके जैड की सीढ़ियों पर कदम रखता गया। महज कुछ ही मिनटों में लू मिंग 1000 सीढ़ियों वाली जैड सीढ़ी तक पहुंच गया था। 1000 सीढ़ियों वाली जैड की सीढ़ी के ऊपर एक चबूतरा था। चबूतरे के सामने एक पत्थर का दरवाजा था। दरवाजा खुला हुआ था और उसमें से एक तेज रोशनी निकली। दरवाजे के पीछे का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। इस पत्थर के दरवाजे के पीछे मूल्यांकन का दूसरा चरण था। इस चरण को उत्तीर्ण करने के बाद ही कोई व्यक्ति सच्चा डिटियन दिव्य रक्षक बन सकता था। प्लेटफॉर्म के बाईं ओर एक भंवर था जो टेलीपोर्टेशन गेट था। यदि किसी को लगता है कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं और दूसरे दौर को पार नहीं कर सकते, तो वे इस भंवर से बाहर निकल सकते हैं और स्वाभाविक रूप से संबंधित स्थान पर पहुंच जाएंगे। अगर कोई कोशिश करना चाहे तो ये भी संभव था। कहा जाता था कि कोई वास्तविक खतरा नहीं होगा। अगर सच में कोई संकट आता तो वह संरचना उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर देती जहां सम्राट आकाश के दिव्य रक्षक तैनात होते। उस व्यक्ति को परीक्षा में असफल माना जाता। उस समय 10,000 तारों के शहर में एक विशाल गोलाकार इमारत थी। ये हजारों एकड़ क्षेत्र में फैली हुई थी और इसमें एक ही समय में लाखों लोग रह सकते थे। यह इमारत एक कोलोसियम फुटबॉल मैदान की तरह थी, लेकिन इसे दो परस्पर जुड़ी हुई प्रकाश स्क्रीन द्वारा 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यह एक केक के टुकड़े की तरह था जिसे 4 पंखे के आकार के हिस्सों में काट दिया गया था। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र थे। ये चारों क्षेत्र एक दूसरे को नहीं देख सकते थे और प्रकाश की एक स्क्रीन ने उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। पूर्वी क्षेत्र को उनके वितरण के अनुसार 5 स्तरों में विभाजित किया गया था। पंखे के आकार के केंद्र में पहला स्तर था और वहां एक लड़ाई का अखाड़ा था। युद्ध क्षेत्र का बाहरी घेरा दूसरा स्तर था। वहां एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर डिटियन डिवाइन गार्ड शब्द अंकित थे। तीसरे स्तर पर एक पत्थर की पट्टिका भी थी जिस पर आरक्षित स्वर्ग दिव्य रक्षक शब्द अंकित थे। आगे चलकर चौथे स्तर को बिल्कुल भी नहीं लिखा गया था। आगे की ओर सीटों की कतारें थीं। यह क्षेत्र सबसे बड़ा था, बिल्कुल केक के सबसे बाहरी घेरे की तरह। अब सारी सीटें भर चुकी थीं। वह जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि वहां कितने लोग थे। इन सीटों में एक विशेष सीट भी थी। इस सीट पर प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख बुजुर्ग बैठते थे। क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला के प्रमुख बुजुर्ग लू शियू अंदर बैठे थे। उनके बगल में 1000 नदी क्षेत्र के नेता झाओ सुई और पाताल लोक के दानव महल के नेता हान शुन थे। उनकी निगाहें नीचे के कुछ स्तरों के खाली क्षेत्र पर टिकी हुई थीं। उन कुछ स्तरों के क्षेत्रों पर गहन शिलालेख संरचनाएं खुदी हुई थीं जो पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर ले जाती थीं। जब तक कोई 1000 सीढ़ियों वाली जैड की सीढ़ियों पर चढ़कर उस भावर में प्रवेश करने का विकल्प चुनता, तब तक उसे आरक्षित एम्पायरियन हेवनली डिवाइन गार्ड क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया जाता था। जिन लोगों ने चुनौती जारी रखने का विकल्प चुना लेकिन असफल रहे, उन्हें भी सम्राट आकाश दिव्य रक्षक आरक्षित क्षेत्र में भेज दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि वे केवल एक आरक्षित सम्राट आकाश दिव्य रक्षक बन सकते हैं। इसी तर्क के आधार पर जब तक कोई व्यक्ति एम्पायरियन स्काई डिवाइन गार्ड बन जाता है, उसे एम्पायरियन स्काई डिवाइन गार्ड क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। जहां तक उन लोगों की बात है जो सम्राट आकाश के दिव्य रक्षक भी नहीं बन पाए थे, वे सभी जो असफल रहे थे उन्हें चौथे स्तर पर खुले अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। हे लू शियू, मुझे इतनी घूरने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारी आंखें फट ही जाए, कोई फायदा नहीं। मेरा अंदाजा है कि क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला में सभी लोग मर चुके हैं। एम्परर स्काई डिवाइन गार्ड या रिजर्व एम्परर स्काई डिवाइन गार्ड बनने की तो बात ही छोड़िए, मुझे डर है कि उनमें से बहुत कम ही जिंदा बच पाएंगे। 1000 नदी क्षेत्र की टीम का नेतृत्व कर रहे बुजुर्ग झाओ सुई ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। लू शियू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, झाओ सुई, वह अभी तक बाहर नहीं आई है। किसी को नहीं पता कि नतीजा क्या होगा। क्या तुम्हें अभी यह कहने से अपनी जुबान पर चोट लगने का डर नहीं है? जीभ, हाँ, क्या मजाक है। मुझे पूरा यकीन है। बादल सम्राट पर्वत श्रृंखला में रहने वाले वे निकम्मे लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे जब तक कि उन्हें छिपने की कोई जगह न मिल जाए। झाओ सुई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आप? लू शियू के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। झाओ सुई, तुम अभी बहुत जल्दी बोल रहे हो।
हर साल छोटे छोटे क्षेत्रों से प्रतिभाशाली लोग द्वितीय दिव्य रक्षकों में शामिल होते हैं। दूसरी ओर अन्य छोटे जिलों के बुजुर्गों ने लू शियू के समर्थन में आवाज उठाए। हाँ, ये तो बस खुद को तसल्ली देने वाले निकम्मे लोग हैं। मुझे लगता है कि भाई झाओ सही कह रहे हैं। छोटे से इलाके के निकम्मों का मर जाना ही बेहतर है। ये बड़े इलाके के हम जैसे लोगों से सम्राट आकाश दिव्य रक्षक के पद के लिए मुकाबला करना चाहते हैं। इन्हें अपनी हद का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये हान शुन की आवाज थी, जो डार्क डायमंड पैलेस की टीम का नेतृत्व करने वाला वरिष्ठ अधिकारी था। उनके शब्दों में तिरस्कार का भाव भरा हुआ था, जिससे आसपास के कई छोटे छोटे इलाकों के प्रमुख बुजुर्ग बेहद बदसूरत दिखने लगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं भाई हान। लू शियू, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए। मुझे डर है कि जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना ही ज्यादा निराशा आपको होगी। झाओ सुई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की। कोई बाहर आ रहा है। अचानक किसी ने चिल्लाया। चौथी मंजिल के खुले स्थान में लोग लगातार दिखाई देते रहे। जो लोग वहां उपस्थित हुए थे उन सभी के चेहरों पर निराशा और अनिच्छा के भाव थे। इस क्षेत्र में जो लोग उपस्थित हुए थे वे असफल रहे और पूरी तरह से बाहर हो गए। बुजुर्गों के चेहरों पर कोई खास बदलाव नहीं आया। हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वे इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि आरक्षित एम्पायरियन हेवनली डिवाइन गार्ड क्षेत्र और एम्पायरियन हेवनली डिवाइन गार्ड क्षेत्र में कितने लोग दिखाई देंगे। कुछ देर बाद आखिरकार उस क्षेत्र में हलचल हुई जहां सम्राट आकाश के दिव्य रक्षक तैनात थे। एक आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई। हाँ, ये तो मेरे इलाके का जीनियस है। मुझे पता था कि ये बदमाश स्वर्ग का आरक्षित दैवीय रक्षक बन सकता है। एक छोटे से जिले के एक बुजुर्ग नेता ने उत्साह से हंसते हुए कहा। इसके बाद अधिक से अधिक लोगों को उस क्षेत्र से टेलीपोर्ट करके बाहर भेज दिया गया जहां द्वितीय दिव्य रक्षकों को तैयार किया जा रहा था। जियांग होंगवन, शांगुआन यूनियन। अचानक लू शियू की आंखें चमक उठी। उसने जियांग होंगवन और शांगुआन यूनियन को उस क्षेत्र में देखा जहां सम्राट के दिव्य रक्षक तैनात होने की तैयारी कर रहे थे। लू शियू का चेहरा खुशी से खिल उठा। जियांग होंगवन और शांगुआन यूनियन क्लाउड सम्राट रैंकिंग सूची में क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे स्वर्ग के दिव्य रक्षक बन सकते हैं। हालांकि अप्रत्याशित घटनाएं तो होती ही रहती हैं। उन्हें वास्तव में डर था कि जैसा झाओ सुई ने कहा था, क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला के सभी प्रतिभाशाली लोग पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे। जब उसने उन दोनों को देखा तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ। हाँ, झाओ सुई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे 1000 नदी क्षेत्र में एक भी द्वितीय डिवाइन गार्ड प्रकट नहीं हुआ है। अब जब उनमें से 2 सम्राट आकाश दिव्य रक्षक बनने की राह पर थे तो लू शियू को काफी राहत महसूस हुई। उसने झाओ सुई की ओर देखा और उसका उपहास किया। झाओ सुई ने ठंडी सांस ली, उसका चेहरा उदास था। जल्दी क्या है, अभी तो शुरुआत है। जब 1000 नदियों के क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग प्रकट होंगे तो तुम डर के मारे मर जाओगे। ओह, तो मैं इंतजार करूंगा। लू शियू हंसा। समय बीतने के साथ साथ आरक्षित सम्राट आकाश दिव्य रक्षक क्षेत्र में प्रकट होने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि झाओ सुई के चेहरे के भाव दिन ब दिन और भी बदसूरत होते गए। 1000 नदियों के क्षेत्र से केवल कुछ ही लोग थे, जो बादल सम्राट पर्वत श्रृंखला से कुछ खास बेहतर नहीं था। हाँ, झाओ सुई, तुम तो बहुत सारे हो। तुमने तो मुझे सच में डरा दिया। लू शियू ने व्यंग्यपूर्वक कहा। पहले झाओ सुई कभी कभी उस पर हंसता था। अब मौका मिलते ही लू शियू ने स्वाभाविक रूप से पलटवार किया। तुम इतने चिंतित क्यों हो? झाओ सुई ने उदास चेहरे से कहा। ओह झाओ सुई, मूल्यांकन पूरा होने का समय लगभग आ गया है, लेकिन मुझे ज्यादा लोग नजर नहीं आए। क्या आपको सच में लगता है कि आपके 1000 नदी क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली लोग असली द्वितीयान दिव्य रक्षक बन सकते हैं? लू शियू ने उपहास किया। खिसियाना झाओ सुई ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि वह बहुत चिंतित भी था। वह अच्छी तरह जानता था कि 1000 नदियों के क्षेत्र में केवल 1 दर्जन या उससे कुछ अधिक लोग ही ऐसे थे जो द्वितीय दिव्य रक्षकों को चुनौती दे सकते थे। अभी भी 40 से 50 लोग ऐसे थे जो आरक्षित दिव्य रक्षक बनने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन अब काफी लोग बाहर हो गए थे, लेकिन वे सभी केवल दर्शक थे। हालांकि उनमें से केवल कुछ ही लोग सम्राट आकाश दिव्य रक्षक आरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थे। वो थोड़ा घबराया हुआ था, उसे डर था कि कुछ हो जाएगा। पाताल लोक के मुखिया हान शुन के चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। इसका कारण ये था कि पाताल लोक की स्थिति 1000 नदियों के जल के समान थी।
वहां बहुत कम लोग ही सम्राट आकाश के दिव्य रक्षक बनने के लिए तैयार थे। मूल्यांकन स्थल पर 1000 सीढ़ियों वाली जेड की सीढ़ी पर लू मिंग ने कुछ देर सोचा और फिर पत्थर के दरवाजे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वातावरण फिर से बदल गया और उसने खुद को एक चबूतरे पर पाया। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी पीठ पर एक लंबा भाला लिए खड़ा था। वो वहां एक सीधे पहाड़ की तरह खड़ा था। जब तक तुम मुझे हरा सकते हो, तब तक तुम सम्राट आकाश के दिव्य रक्षक बन पाओगे। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने ठंडी और भावहीन आवाज में कहा। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई। वो समझ गया कि इस हटे कट्टे आदमी की आकृति शिलालेखों से बनी है। धमाका। जैसे ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा का विस्फोट हुआ। युद्ध कौशल पूर्वज क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर। लू मिंग का दिल हिल उठा। रिटेन डिवाइन गार्ड परीक्षा की कठिनाई को देखकर उसने मन ही मन आह भरी। 9वें स्तर के साधारण मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराने के लिए व्यक्ति की साधना का स्तर 7वें स्तर के मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के शिखर पर होना चाहिए। उसकी युद्ध शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के विशेषज्ञ से कहीं अधिक होनी चाहिए। बेशक, अगर वो 3 या 4 स्तर का युद्ध प्रतिभावान व्यक्ति होता, तो उसकी साधना का स्तर कम हो सकता था। क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला में केवल जियान फेंग्यून ही इस स्तर की कठिनाई को प्राप्त कर सकता है। युवा स्वामी तियान शे की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जियांग होंगवेन की साधना अभी तक मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। मारना। अचानक अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमी ने जोरदार दहाड़ लगाई और उसका भाला उसके शरीर में समा गया। उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला बिजली की तरह चमक उठा और लू मिंग की ओर वार किया। तेज, सटीक और निर्मम। लू मिंग मुस्कुराया। उसने झट से अपने हाथ में एक लंबा भाला बनाया और उसे आगे बढ़ाया। वूश। ये भाले का हमला दूसरे पक्ष के हमले की तुलना में 2 गुना से भी अधिक तेज था। टकराना। भाला अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छाती को भेद गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पूरा शरीर फट गया और ऊर्जा में विलीन हो गया। मार्शल आर्ट्स के 9 डैन रैंक के एक शीर्ष ग्रैंडमास्टर को एक ही वार में हरा दिया गया। वर्तमान लू मिंग के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लू मिंग मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। प्लेटफॉर्म के सामने एक और पत्थर का दरवाजा था और बाईं ओर एक भंवर था। जब तक वे चुनौती को छोड़ नहीं देते, तब तक वे भंवर से बाहर निकलकर द्वितीय दिव्य रक्षक बन सकेंगे। पत्थर के दरवाजे से अंदर प्रवेश करने का मतलब था चुनौती को जारी रखना। यदि चुनौती सफल रही, तो चैलेंजर विशाल स्टार सिटी की पहली मंजिल पर स्थित फाइटिंग रिंग में दिखाई देगा। वहां सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच युद्ध होगा और 4 दिव्य रक्षकों का फैसला होगा। चूंकि लू मिंग और अन्य लोग पूर्वी क्षेत्र में थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पूर्वी आकाश के दिव्य रक्षक थे। इमारत को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम नामक 4 भागों में विभाजित किया गया था, जो कि 4 दिव्य रक्षकों का प्रतिनिधित्व करते थे। तियानेक सुआन क्षेत्र के पूर्वी भाग में युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक बनना 4 दिव्य रक्षकों में से एक होने की उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके कई लाभ थे और यही इस आयोजन का मुख्य आकर्षण भी था। अन्यथा उस भवन में इतने सारे लोग मौजूद नहीं होते। लू मिंग बिना किसी झिझक के पत्थर के दरवाजे से अंदर चला गया। भन भन। आकाश और पृथ्वी हिल उठे। लू मिंग ने खुद को एक गुप्त कमरे में पाया। गुप्त कमरे की दीवारों पर 1 दर्जन से अधिक पत्थर की नक्काशी थी। प्रत्येक नक्काशी में एक व्यक्ति को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए दर्शाया गया था। यह एक मार्शल आर्ट तकनीक थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अचानक प्रकाश की एक तेज चमक हुई और एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति सिकुड़कर सामने आ गई। चुनौती में आपका स्वागत है। ये दौर आपकी समझने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए है। सभी एक गुप्त कमरे में उपस्थित होंगे, लेकिन परीक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होगी। एक ऐसी मार्शल तकनीक दी जाएगी जिसमें आप अच्छे नहीं हैं और आपको उसे समझना होगा। यदि आप आधे घंटे के भीतर उसे सफलतापूर्वक सीख लेते हैं, तो आप ये दौर उत्तीर्ण कर लेंगे। जैसे ही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, उसने तुरंत समझाना शुरू कर दिया। मुक्केबाजी की तकनीक। लू मिंग का दिल हिल उठा। मुक्केबाजी की तकनीकें वास्तव में उसकी कमजोरी थीं। शुरुआत में उसने जिस निम्न स्तर की मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास किया था, उसके अलावा उसने किसी और मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास नहीं किया था। यह मुक्केबाजी तकनीक एक उच्च श्रेणी की मुक्केबाजी तकनीक है। आपको केवल आधे घंटे के भीतर पहले स्तर तक अभ्यास करना होगा, जिससे आपको द्वार की मुहर की पहली झलक मिलेगी। अभी शुरू करें। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद उसकी आकृति गायब हो गई।
आधे घंटे के भीतर किसी उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक को, जिसमें वह माहिर नहीं था, पहले चरण तक विकसित करना आसान नहीं था। तुरंत ही लू मिंग ने पत्थर की नक्काशी का विस्तार से अध्ययन करना शुरू कर दिया और उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। बाहरी दुनिया में असंख्य तारों के शहर की विशाल इमारत में कोई डिटियन डिवाइन गार्ड बन गया है। अचानक डिटियन दिव्य रक्षकों के क्षेत्र में एक प्रकाश चमका और एक आकृति प्रकट हुई। हाँ, ये तो हमारे जिन कुई क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक वरिष्ठ नेता जोर से हंस पड़े। जिनकुई क्षेत्र छोटा था और एक व्यक्ति का दिव्य रक्षक बनना ही संतुलन बनाए रखने के बराबर था। अगर एक और व्यक्ति होता तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती। इसके अलावा वह एम्पायरियन स्काई डिवाइन गार्ड बनने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि सबसे पहले डिटियन डिवाइन गार्ड बनने का मतलब यह नहीं था कि किसी की ताकत दूसरों से अधिक थी, फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अगली परीक्षाओं को चुनौती देना चाहते हों। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग डिटियन दिव्य रक्षक बनते गए, वैसे वैसे अधिक से अधिक लोग डिटियन दिव्य रक्षक बनते गए। तलवार जैसी हवा का बादल। अचानक लू शियू की आंखें चमक उठीं। उसने डिटियन दिव्य रक्षकों के क्षेत्र में जियान फेंगयुन को देखा। हाँ, तुमने मुझे निराश नहीं किया। लू शियू दिल खोलकर हंसी। वह क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला की ताकत से भलीभांति परिचित था। जियान फेंगयुन के सम्राट आकाश दिव्य रक्षक बनने की संभावना अभी भी बहुत अधिक थी। जहां तक युवा स्वामी तियानशे और जियांग होन वेन की बात है, तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उम्मीद तो है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब जबकि जियान फेंगयुन सम्राट आकाश दिव्य रक्षक बन चुका था, वह अंततः आराम कर सकता था। चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न हो, उनमें से कम एक दिव्य रक्षक बनकर स्वर्ग के दिव्य अंगरक्षक का पद प्राप्त कर चुका था। ये जानना जरूरी था कि क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला में पिछले टूर्नामेंट में कोई भी सम्राट आकाश दिव्य रक्षक नहीं बन पाया था। यदि उनमें से कोई एक डिटियन डिवाइन गार्ड बन जाता है, तो भी वह कुछ पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होगा।